हाँ जी। तो देखो आज अपन एक नेक्स्ट चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, मॉडल टैक्स कन्वेंशन। मैंने आपको जो है डीटीडब्ल्यू वाला चैप्टर बताया था, ठीक है ना। मैंने आपको डीटीडब्ल्यू वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि भाई डीटीडब्ल्यू एंटर क्यों करा जाता है, ताकि बेसिकली एक पर्सन की एक इनकम पे दो दो बार टैक्स ना लगे। तो एक पर्सन की एक इनकम में दोनों कंट्री में टैक्स ना लगे, इसलिए अपन क्या करते हैं, डीटीडब्ल्यू एंटर करते हैं। उधर मैंने आपको ये समझाया था कि भाई जो डीटीडब्ल्यू होता है उसके अंदर या तो एग्जेम्पशन मेथड की बात करी गई होगी या फिर टैक्स क्रेडिट मेथड की बात करी गई होगी। अच्छा, एग्जेम्पशन मेथड क्या बताता है? एग्जेम्पशन मेथड मुझे ये बताता है कि भाई एक पर्टिकुलर इनकम पे दोनों कंट्री में से किसी एक कंट्री में ही टैक्स लगेगा। और टैक्स क्रेडिट मेथड क्या बताता है कि भाई जो आपने क्या करा है, सोर्स स्टेट में टैक्स पे करा है, उसका आपको जो है रेसिडेंस स्टेट में क्या मिल जाएगा, टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये जो आर्टिकल नंबर 23 है, ये जो आर्टिकल नंबर 23 है, ये तो मैंने आपको डीटीडब्ल्यू वाले चैप्टर में जो है पूरा डेप्थ में समझाया था, पूरा जो है डेप्थ में समझाया था। अच्छा, एक चीज करेक्ट कर लेना, टैक्स क्रेडिट मेथड क्या होता है? टैक्स क्रेडिट मे बी अवेलेबल इन द रेसिडेंस स्टेट फॉर द टैक्सेस डिडक्टेड इन द सोर्स स्टेट। अच्छा, एग्जेम्पशन मेथड क्या होता है? एग्जेम्पशन मेथड का मतलब है कि भाई इनकम विल बी टैक्सेबल इन वन ऑफ द टू कंट्रीज। इस पॉइंट को काट दो, इस पॉइंट को जो है क्या करना, काट देना। एक्चुअली क्या हुआ, ये जो है नीचे वाला पॉइंट ही ऊपर प्रिंट हो गया, नीचे वाला पॉइंट ही क्या हो गया, ऊपर प्रिंट हो गया। तो एग्जेम्पशन मेथड के सामने क्या लिख देना, एग्जेम्पशन मेथड के सामने लिख देना कि भाई इनकम विल बी टैक्सेबल इन ओनली वन ऑफ द टू कंट्रीज। बात समझ में आ गई? तो आर्टिकल नंबर 23 पे तो अपन ने जो है बहुत सारा डिस्कशन करा था डीटीडब्ल्यू वाले चैप्टर में, और मैंने अपन ने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे थे कि जो अपना डीटीडब्ल्यू एंटर किया जाता है उसके अंदर क्या होगा। उसके अंदर जो है बेसिकली डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट करने के लिए, डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट करने के लिए या तो एग्जेम्पशन मेथड की बात करी गई होगी या फिर टैक्स क्रेडिट मेथड की बात करी गई होगी। अच्छा, अब सुनो, ये तो था आर्टिकल नंबर 23। इसी तरह से जो है डीटीडब्ल्यू के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, इसी तरह से डीटीडब्ल्यू के अंदर जो है बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, अपन वो पढ़ने जा रहे हैं कि भाई डीटीडब्ल्यू में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो बेसिकली जो मॉडल टैक्स कन्वेंशन वाला चैप्टर है, मुझे ये बताता है कि जो अपन ये अग्रीमेंट एंटर करते हैं उसके अंदर जो है कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती है, उसके अंदर जो है कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती है। अच्छा, ये जो अग्रीमेंट एंटर किया जाता है, एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ क्या करा है, अग्रीमेंट करा है, उसके जो है कुछ मॉडल्स होते हैं। एक होता है ओईसीडी मॉडल और एक होता है यूएन मॉडल। अच्छा, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। अगर कोई कंट्री क्या करती है, अगर कोई कंट्री जो है दूसरी कंट्री के साथ डीटीडब्ल्यू करती है, एंड जो दोनों कंट्रीज हैं वो दोनों क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज है, तो उस केस में वो क्या करती है, ओईसीडी मॉडल को फॉलो करती है। तो ओईसीडी मॉडल का मतलब क्या है, मॉडल ट्रीटी बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज। अच्छा, ट्रीटी का मतलब क्या है, अग्रीमेंट, तो अग्रीमेंट बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज। तो अगर कोई डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती है, अग्रीमेंट करती है, तो वो क्या करती है, ओईसीडी मॉडल फॉलो करती है। अच्छा, ओईसीडी मॉडल में 32 आर्टिकल्स हैं, ओईसीडी मॉडल के अंदर क्या होते हैं, 32 आर्टिकल्स होते हैं। तो ये जो डीटीडब्ल्यू होता है इसके अंदर क्या होंगे, 32 आर्टिकल्स होंगे, 32 पैराग्राफ्स होंगे, अगर वो क्या है, ओईसीडी मॉडल है। अच्छा, ये जो ओईसीडी मॉडल है ना, ये जो ओईसीडी मॉडल है, ये क्या करता है, ये बेसिकली रेसिडेंस रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन पे क्या करता है, एम्फेसिस डालता है। इट लेज एम्फेसिस ऑन द राइट ऑफ स्टेट ऑफ रेसिडेंस टू टैक्स इनकम। इसका मतलब क्या है, ये जो अग्रीमेंट होता है, लेटर से सपोज यूएसए और जापान क्या है, लेटर से सपोज यूएसए और जापान क्या है, बेसिकली दोनों डेवलप्ड कंट्रीज है। तो इन लोगों ने जो डीटेल कर रखा होगा वो क्या फॉलो करेगा, ओईसीडी मॉडल फॉलो करेगा। और ओईसीडी मॉडल का मतलब क्या होता है कि भाई अपन जो है एम्फेसिस डालेंगे कहाँ पर, अपन जो है एम्फेसिस डालेंगे रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई एक पर्सन को जो है इनकम हो रही है, एक पर्सन को जो है इनकम हो रही है, तो उस इनकम पे टैक्स लेने का राइट किसके पास रहेगा, उस इनकम पे टैक्स लेने का राइट जो है रेसिडेंट रेसिडेंट कंट्री के पास रहेगा। तो अगर कोई पर्सन क्या है, यूएसए का रेसिडेंट है, अगर कोई पर्सन क्या है, यूएसए का रेसिडेंट है, अच्छा, उसको जापान में कोई इनकम हुई है, उसको जो है जापान में कोई इनकम हुई है। अब सवाल ये आता है कि भाई जापान में टैक्स लगे या फिर यूएसए में टैक्स लगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई अगर यूएसए और जापान ने क्या कर रखा है, डीटीडब्ल्यू कर रखा है, तो वो क्या फॉलो करेंगे, ओईसीडी मॉडल फॉलो करेंगे। एंड ओईसीडी मॉडल किस पे इंफेसिस डालता है, रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन पे। इसका मतलब क्या है कि भाई जिस कंट्री का पर्सन रेसिडेंट है उस कंट्री में टैक्स लगेगा। अच्छा, जापान में जो है टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि जापान में वो क्या होगा, नॉन रेसिडेंट होगा। बात समझ पा रहे हो? तो ओईसीडी मॉडल समझ में आया। तो मॉडल ट्रीटी बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज, जब डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं, अग्रीमेंट करती हैं, तो वो जनरली ओईसीडी मॉडल को फॉलो करती है। एंड ओईसीडी मॉडल में क्या होता है, रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन पे एम्फेसिस डाला जाता है कि भाई जिस कंट्री का पर्सन क्या है, रेसिडेंट है, कोई पर्सन जिस कंट्री का रेसिडेंट है, तो वो क्या करती है, वो रेसिडेंट कंट्री जो है टैक्स लेती है। अच्छा, जब बेसिकली अग्रीमेंट होता है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, जब बेसिकली अग्रीमेंट होता है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, तो वो क्या करते हैं, यूएन मॉडल को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, यूएन मॉडल को फॉलो करते हैं। उसके अंदर 31 आर्टिकल्स होते हैं। एंड ये किस पे इंफेसिस डालता है, सोर्स बेस्ड टैक्सेशन पे क्या करता है, इंफेसिस डालता है। लेट अस से सपोज इंडिया क्या है, इंडिया आपकी एक डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, और यूएसए क्या है, यूएसए लेटर से सपोज एक डेवलप्ड कंट्रीज है। तो जब अग्रीमेंट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में किया जाता है, तो वो क्या फॉलो करता है, वो जो है यूएन मॉडल फॉलो करते हैं। अच्छा, यूएन मॉडल कहाँ पर इंफेसिस डालता है,
सोर्स बेस्ड टैक्सेशन पे इंफेसिस डालता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जिस जिस कंट्री में इनकम क्या हो रही है, अराइज हो रही है, उस कंट्री में टैक्स लगेगा। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, इसका मतलब क्या है कि भाई वो अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं हुई है, वो अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं हुई है। तो अगर कोई इनकम जो है इंडिया में कमाई गई है, तो ये जो यूएन मॉडल है ना, ये यूएन मॉडल क्या कहता है कि भाई जिस कंट्री में इनकम कमाई गई है, उस कंट्री में टैक्स लगेगा। अच्छा, ऐसा क्यों है? ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको जो है ज्यादा टैक्स मिले एंड वो क्या हो सके, डेवलप हो सके। तो लॉजिकली दोनों का डिफरेंस समझ में आया। तो अगर कोई डेवलप कंट्री क्या करती है, टीटी करती है, अग्रीमेंट करती है, तो वो जनरली क्या फॉलो करती है, ओईसीडी मॉडल फॉलो करते हैं। एंड जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती है, अग्रीमेंट करती है, वो यूएन मॉडल फॉलो करते हैं। क्योंकि जो यूएन मॉडल होता है वो ये कहता है कि भाई जिस कंट्री में इनकम अराइज हुई है, जिस कंट्री में से आपने इनकम कमाई है, उस कंट्री पे टैक्स लगेगा। अच्छा, ऐसा क्यों है? ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको क्या हो, फायदा हो। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन में फॉलो कर एम्फेसिस डालता है, और एक सोर्स बेस्ड टैक्सेशन में एम्फेसिस डालता है। एक में 32 आर्टिकल्स होते हैं, एक में 31 आर्टिकल्स होते हैं। अच्छा, जो यूएस है जो यूएस है तो जो यूएसए है, अभी तक जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, ठीक है ना, जब तक मैंने आपको वो जो एग्जांपल बताया सब भूल जाओ, ठीक है ना, वो सब क्या था, समझाने के पर्पज से था। अब जो यूएसए है ना, बोले तो डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब है, ये बोलते हैं कि भाई अगर हम किसी दूसरी कंट्री के साथ क्या करेंगे, अग्रीमेंट करेंगे, अगर हम किसी दूसरी कंट्री के साथ क्या करेंगे, अग्रीमेंट करेंगे, तो हम जो है ओईसीडी मॉडल भी फॉलो नहीं करेंगे और यूएन मॉडल भी फॉलो नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि भाई हमारा एक खुद का मॉडल है, यूएन मॉडल, सॉरी यूएस मॉडल। वो बोलते हैं कि भाई हमने जो है खुद का मॉडल बना रखा है, हम जो है किसी के स्लेव नहीं है, हम जो है किसी के गुलाम नहीं है, हम जो है ओईसीडी मॉडल को भी फॉलो नहीं करेंगे, यूएन मॉडल को भी फॉलो नहीं करेंगे। हमने अपना क्या कर रखा है, हमने अपना खुद का मॉडल बना रखा है। आपको क्या करना पड़ेगा, यही मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा। तो यूएस मॉडल क्या होता है, अप्लाइड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना। तो ऊपर के लिए मैंने जो दो एग्जांपल समझाए, वो बस एग्जांपल पर्पस के लिए थे, समझाने के पर्पस के लिए थे। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो यूएसए कंट्री है, तो यूएसए कंट्री है वो क्या है, बहुत ईगो वाली कंट्री है, ठीक है ना। वो क्या कहती है कि भाई ना तो हम ओईसीडी मॉडल को फॉलो करेंगे, ना ही हम यूएन मॉडल को फॉलो करेंगे, हम तो जो है अपना खुद का बनाया हुआ मॉडल को फॉलो करेंगे। अब अपन ये देखने जा रहे हैं, अब अपन बेसिकली ये देखने जा रहे हैं कि जो अपना डीटीडब्ल्यू होता है, उसके अंदर वेरियस आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या मेंशन होता है, तो सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 मुझे क्या बताता है आर्टिकल नंबर 1 आपको ये बताता है कि भाई जो डीटीडब्ल्यू एंटर करा गया है, वो किस किस पर्सन पे अप्लाई होगा। तो देखो क्या दे रखा है, पर्सन्स कवर्ड, पर्सन्स कवर्ड। तो अप्लाई टू पर्सन्स हु आर रेसिडेंट ऑफ वन और बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। तो डीटीडब्ल्यू अप्लाई कब होगा, डीटीडब्ल्यू किस पर्सन पे अप्लाई होगा, जब वो पर्सन क्या है, दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मतलब जिन कंट्री के बीच में अग्रीमेंट करा गया है, उन दो कंट्री में से किसी एक कंट्री का रेसिडेंट है या फिर दोनों कंट्री का रेसिडेंट है, तभी वो क्या कर सकता है, डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट ले सकता है, ठीक है ना। तभी वो क्या कर सकता है, डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट ले सकता है। अच्छा, एक और चीज समझना, जो डीटीडब्ल्यू होता है उसका टाइटल क्या होता है, उसका टाइटल होता है कि भाई देखो हमने अग्रीमेंट करा है बिटवीन कंट्री ए एंड कंट्री बी, हमने अग्रीमेंट करा है कंट्री ए और कंट्री के बीच में। एंड अग्रीमेंट का पर्पस क्या है कि भाई हम डबल टैक्सेशन को क्या करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं। हम जो है क्या करना चाहते हैं, डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट करना चाहते हैं। अच्छा, डबल टैक्सेशन किस पे, इनकम या फिर कैप गेन्स की इनकम पे। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम बेसिकली जो इनकम है और जो कैप गेन्स की इनकम है, उस पर क्या करना चाहते हैं, डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट करना चाहते हैं। इसलिए जो है क्या करा जा रहा है, अग्रीमेंट एंटर करा जा रहा है बिटवीन कंट्री ए एंड कंट्री बी। अच्छा, डीटीडब्ल्यू का दूसरा पर्पस क्या है, डीटीडब्ल्यू का दूसरा पर्पस ये है कि भाई हम टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस को भी क्या करना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो एंड प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, बात समझ आ गई। तो जो भी डीटीडब्ल्यू पढ़ोगे आप, जो भी आपने प्रैक्टिकल लाइफ में डिटेल में पढ़ा होगा, उसका टाइटल क्या होता है, उसका टाइटल होता है कि भाई हमने अग्रीमेंट कर रखा है बिटवीन टू कंट्रीज, और अग्रीमेंट का पर्पस क्या है कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट करना चाहते हैं, एंड टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस को क्या करना चाहते हैं, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस को प्रिवेंट करना चाहते हैं। अच्छा, प्रियम्बल ऑफ डीटीडब्ल्यू क्या बोलता है, प्रियम्बल ऑफ डीटीडब्ल्यू में ये बताता है कि यूएन एंड ओईसीडी मॉडल कन्वेंशंस डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉन टैक्सेशन। भाई हमने जो अग्रीमेंट एंटर करा है, इसका पर्पस ये नहीं है कि भाई किसी इनकम पे दोनों कंट्री में टैक्स लगे ही ना। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस बस इतना सा है कि भाई दोनों कंट्री में एक ही कंट्री में टैक्स लगे, दोनों कंट्री में से एक ही कंट्री में टैक्स लगे, मतलब दो दो बार टैक्स ना लगे। तो लोगों ने क्लेरिफाई कर दिया कि जो डीटीडब्ल्यू एंटर करा जा रहा है, उसका बिल्कुल भी ये पर्पस नहीं है, उसका बिल्कुल भी ये पर्पस नहीं है कि भाई एक इनकम पे जो है टैक्स लगे ही ना। मतलब इट डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉन टैक्सेशन, कि भाई टैक्स लगे ही ना या फिर कम टैक्स लगे, और रिड्यूस टैक्सेशन थ्रू टैक्स अवॉइडेंस और इवेजन इंक्लूडिंग थ्रू ट्रीटी शॉपिंग अरेंजमेंट्स। तो लोगों ने ये कहा कि भाई आप डीटीडब्ल्यू का मिसयूज करके, आप जो है डीटीडब्ल्यू का मिसयूज करके एक पर्टिकुलर इनकम पे ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आपने दोनों कंट्री में से किसी भी कंट्री में टैक्स पे नहीं करा, या फिर आपने क्या करा, डीटीडब्ल्यू का मिसयूज करके टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करी, टैक्स को इवेट करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से आपने क्या करा, जिसकी वजह से आपने जो है कम टैक्स पे करा। तो मोटा मोटा डीटीडब्ल्यू का पर्पस क्या होता है, अग्रीमेंट का पर्पस ये है कि भाई हम जो है क्या करना चाहते हैं, डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट करना चाहते हैं।
हम जो है डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल भी ये पर्पस नहीं है कि भाई टैक्स लगे ही ना, या फिर कम टैक्स लगे थ्रू ट्रीटी शॉपिंग्स। अच्छा, ट्रीटी शॉपिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि भाई आप जो है डीटीडब्ल्यू को मिसयूज करके आप जो है क्या करना चाहते हो, डीटीडब्ल्यू को मिसयूज करके जो है कम टैक्स पे करना चाहते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये थियोरेटिकल बातें थी, ये जो है थियोरेटिकल बातें थी, आपके एग्जाम के लिए काम की नहीं है। आर्टिकल नंबर 1 आपके एग्जाम के लिए काम का नहीं है। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि जो हमने डीटीडब्ल्यू एंटर करा है, भाई इंडिया और फॉर एग्जांपल जापान ने क्या करा है, डीटीडब्ल्यू एंटर करा है, तो आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है कि भाई कौन कौन से टैक्सेस कवर्ड हैं, मतलब कौन कौन से टैक्सेस पे जो है डीटीडब्ल्यू अप्लाई होगा। तो टैक्सेस ऑन इनकम एंड ऑन कैपिटल बोले तो आपका जो नॉर्मल इनकम है और जो कैबियंस की इनकम है, जो नॉर्मल इनकम है और जो कैबियंस की इनकम पे उस पर जो टैक्स लगता है, उस पर जो टैक्स लगता है उसका अपन क्या करेंगे, उसका अपन जो है डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट करने की बात करेंगे डीटीडब्ल्यू में। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स कवर नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स कवर नहीं है, सो नॉट वेट जीएसटी एक्सेट्रा। तो बेसिकली इन लोगों ने कहा कि भाई आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो डीटीडब्ल्यू से कवर नहीं होगा, तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो डीटीडब्ल्यू से क्या होगा, कवर नहीं होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम आपकी जो नॉर्मल इनकम पे टैक्स आता है और जो कैबियंस की इनकम पे टैक्स आता है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर नॉर्मल इनकम पे आपने क्या करा है, दोनों कंट्री में टैक्स पे करा है, ठीक है ना, नॉर्मल इनकम पे जो है दोनों कंट्री में क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है, तो उस केस में जो है डीटीडब्ल्यू हमें ये बताएगा कि भाई किस तरह से जो है आपका डबल टैक्सेशन एलिमिनेट होगा। बात समझ में आई। तो आर्टिकल नंबर 1 ये बताता है कि भाई कौन कौन से पर्सन कवर्ड हैं। आर्टिकल नंबर 2 ये बताता है कि भाई कौन कौन से टैक्सेस कवर्ड हैं। अच्छा, आर्टिकल नंबर 3 में जो है जनरल डेफिनेशन दे रखी है कि भाई पर्सन का मतलब क्या है, इंडिविजुअल हो गया, कंपनी हो गया, एनी बॉडी ऑफ पर्सन हो गया, काम का नहीं है। आर्टिकल 4 वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 4 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 4 बताता है किसके बारे में, रेसिडेंट के बारे में। अच्छा, एक चीज पढ़ो, देखो क्या दे रखा है, टैक्स पेयर हैज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ही इज रेसिडेंट ऑफ वन और बोथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स टू बी एबल टू गेन एक्सेस टू द ट्रीटी एंड अवेल बेनिफिट्स। तो अगर एक पर्सन क्या करना चाहता है, डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट लेना चाहता है, तो मैंने आपको डीटीडब्ल्यू वाले चैप्टर में भी बताया था, मैंने आपको जो है डीटीडब्ल्यू वाले चैप्टर में बताया था कि भाई उसको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई वो दोनों कंट्री में से किसी एक कंट्री का रेसिडेंट है, वो दोनों कंट्री में से किसी एक कंट्री का रेसिडेंट है, अकॉर्डिंगली उसको जो है टीआरसी भी फर्निश करनी पड़ेगी। क्या फर्निश करनी पड़ेगी, टीआरसी भी फर्निश करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि भाई लेटर से सपोज ये इंडिया है, ठीक है ना, और ये सिंगापुर है, ये इंडिया है और ये सिंगापुर है। इंडिया और सिंगापुर के बीच में क्या हो रखा है, डीटीडब्ल्यू हो रखा है। इंडिया और सिंगापुर के बीच में क्या हो रखा है, डीटीडब्ल्यू हो रखा है। अच्छा, डीटीडब्ल्यू ये कहता है, डीटीडब्ल्यू ये कहता है कि जो एनआर को इंडिया में रॉयल्टी की इनकम होगी, जो एनआर को इंडिया में रॉयल्टी की इनकम होगी वो क्या होगी, वो जो है 5% टैक्सेबल करी जाएगी। ऐसा कौन कहता है, डीटीडब्ल्यू कहता है, ठीक है ना। तो डीटीडब्ल्यू ने क्या कहा, डीटीडब्ल्यू ने ये कहा कि भाई अगर इंडिया और सिंगापुर के बीच में क्या हो रखा है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में अग्रीमेंट हो रखा है, तो उस केस में सिंगापुर का जो रेसिडेंट है, मतलब क्या हो गया, इंडिया का नॉन रेसिडेंट हो गया ना। भाई सिंगापुर का रेसिडेंट है तो इंडिया का क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट हो गया। तो इंडिया में अगर किसी नॉन रेसिडेंट को, इंडिया में जो है किसी नॉन रेसिडेंट को क्या होती है, रॉयल्टी की इनकम होती है, तो 5% टैक्सेबल होगी। इनकम टैक्स क्या कहता है कि भाई 20% टैक्सेबल होगी, तो क्या लगेगा, विच एवर इज बेनिफिशियल प्रोविजंस लगेंगे एंड अकॉर्डिंगली 5% टैक्सेबल करा जाएगा। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर कोई पर्सन, अगर इंडिया में जो है फॉर एग्जांपल कोई नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में कोई नॉन रेसिडेंट है, वो क्या करना चाहता है, वो डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट लेना चाहता है, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, उसको जो है प्रूव करना पड़ेगा कि भाई वो सिंगापुर का क्या है, रेसिडेंट है, वो सिंगापुर का क्या है, रेसिडेंट है, क्योंकि हमने जो अग्रीमेंट कर रखा है वो सिंगापुर के साथ कर रखा है, हमने जो अग्रीमेंट कर रखा है वो सिंगापुर के साथ कर रखा है। तो अगर किसी पर्सन को जो है इंडिया सिंगापुर के डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट लेना है, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई वो या तो इंडिया का रेसिडेंट है, या फिर सिंगापुर का रेसिडेंट है, या फिर दोनों का ही रेसिडेंट है, या फिर जो है दोनों का ही रेसिडेंट है। बात समझ में आ रही है। तो उन लोगों ने पहला पॉइंट तो ये बताया कि भाई अगर आपको डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट लेना है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई आप जो है दोनों कंट्री में से किसी एक कंट्री के क्या हो, रेसिडेंट हो। तो देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट डिटरमिन द रेसिडेंशियल स्टेटस एज पर द डोमेस्टिक लॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। तो मैंने आपको बताया था कि भाई मिस्टर जॉन करके एक पर्सन है, मिस्टर जॉन करके एक पर्सन है, वो इंडिया में रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, कैसे पता चलेगा। तो इंडिया में जो डोमेस्टिक टैक्स लॉज है, मैंने एनआर टैक्सेशन में आपको पढ़ाया था कि भाई आप जो है किसी पर्सन को रेसिडेंट मानोगे या नॉन रेसिडेंट मानोगे, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो ये जॉन इंडिया में रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, कैसे पता चलेगा, भाई इंडिया में जो दे रखे हैं प्रोविजंस उसके अकॉर्डिंग आप चेक करोगे, अकॉर्डिंगली सिंगापुर में जो प्रोविजंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग चेक करोगे, एंड ये देखोगे कि ये जॉन है, ये जो जॉन है किस कंट्री का क्या है, रेसिडेंट है। आगे देखो क्या दे रखा है अगर कोई पर्सन बिकम्स द रेसिडेंट ऑफ बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स, अगर कोई पर्सन जो है दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स का क्या बन जाता है, रेसिडेंट बन जाता है, देन इज रेसिडेंशियल स्टेटस विल बी डिटरमिन्ड एज पर द गिवन बिलो रूल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टाई ब्रेकर रूल बोलते हैं। और ये मैंने आपको जो है क्या कराया था, एक क्वेश्चन भी कराया था डीटीडब्ल्यू वाले चैप्टर में, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई आपको सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि भाई आप दोनों कंट्री में से किस कंट्री के रेसिडेंट हो, दोनों कंट्री में से किस कंट्री के रेसिडेंट हो। अच्छा, अगर जो है बेसिकली इंडिया के आपने प्रोविजंस लगाए और इंडिया के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप क्या बन गए, रेसिडेंट बन गए, इंडिया के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप क्या बन गए, रेसिडेंट बन गए। अच्छा, सिंगापुर में जो टैक्स लॉज हैं उसको आपने अप्लाई करा एंड अकॉर्डिंगली आप सिंगापुर के भी रेसिडेंट बन गए।
अकॉर्डिंगली आप जो है सिंगापुर के भी रेसिडेंट बन गए। अब सवाल ये आता है कि भाई आप दोनों कंट्री के रेसिडेंट बन गए, आप जो है दोनों कंट्री के रेसिडेंट बन गए एज पर द डोमेस्टिक टैक्स लॉस, एज पर द रिस्पेक्टिव डोमेस्टिक टैक्स लॉस। अब अपन को ये कैसे पता चलेगा, अपने को जो है ये कैसे पता चलेगा कि भाई इस पर्सन को जो है, इस पर्सन को अल्टीमेटली किस कंट्री का रेसिडेंट मानना है एंड किस कंट्री का नॉन रेसिडेंट मानना है, ठीक है। तो अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि भाई ये जो पर्सन है अल्टीमेटली किस कंट्री का क्या है, रेसिडेंट है। तो देखो इन लोगों ने क्या क्या रखा है कि भाई अगर जो है आप दोनों कंट्री के क्या बन जाते हो, अगर आप जो है दोनों कंट्री के रेसिडेंट बन जाते हो तो उस केस में अपन क्या करेंगे, उस केस में जो है अपन ट्राई ब्रेकर रूल लगाएंगे। अच्छा, अगर इंडिया के डोमेस्टिक टैक्स लॉज आपने लगाए थे उसके अकॉर्डिंग आप क्या बन जाते हो, रेसिडेंट बन जाते हो। एंड सिंगापुर के आपने क्या करा, सिंगापुर के आपने जो है डोमेस्टिक टैक्स लॉस लगाए एंड उसके अकॉर्डिंग आप क्या बन जाते हो, नॉन रेसिडेंट बन जाते हो। तो क्लियर है कि भाई ये जो पर्सन है ये इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा एंड सिंगापुर का क्या माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली जो डीटीडब्ल्यू में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए बातें कर रहे हैं क्योंकि वो अप्लाई हो जाएगी, वो जो है क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी कि अगर कोई पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है एंड सिंगापुर का नॉन रेसिडेंट है तो उसको क्या फॉलो करना है। लेकिन अगर आप जो है दोनों कंट्री के क्या बन जाते हो, दोनों कंट्री के रेसिडेंट बन जाते हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि भाई अब अल्टीमेटली आप किस कंट्री के रेसिडेंट हो एंड किस कंट्री के नॉन रेसिडेंट हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टाई ब्रेकर रूल लगाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, टाई ब्रेकर रूल लगाना है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या दे रखा है, ही शैल बी डीम्ड टू बी द रेसिडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब है कंट्री, तो ही शैल बी डीम्ड टू बी द रेसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन विच ही हैज परमानेंट होम अवेलेबल। तो अगर वो जो है क्या बन जाता है, अगर वो जो है दोनों कंट्री का रेसिडेंट बन जाता है तो उस केस में हम ये देखेंगे कि भाई इसका जो है परमानेंट होम कहां पर अवेलेबल है। अगर इसका परमानेंट होम इंडिया में अवेलेबल है तो ये इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा एंड सिंगापुर का क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो अपन ये चेक करेंगे कि भाई इसका परमानेंट होम कहां पर अवेलेबल है। अच्छा, लेट अस से सपोज अब इसका परमानेंट होम भी दोनों कंट्री में अवेलेबल है, तो अगर इफ ही हैज परमानेंट होम इन बोथ द स्टेट्स, अगर वो क्या है परमानेंट होम उसका जो है दोनों स्टेट्स में है, तो ही शैल बी डीम्ड टू बी द रेसिडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स विथ विच हिज पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस आर क्लोज। तो हम ये देखेंगे कि भाई अगर आपका जो है घर भी दोनों जगह है, अगर आपका जो घर है वो इंडिया में भी है और आपका सिंगापुर में भी है, तो हम ये देखेंगे कि भाई आपके पर्सनल और इकोनॉमिक रिलेशन जो है किस कंट्री से क्लोज है। मतलब अगर आप जो है इंडिया में क्या करते हो, बिजनेस करते हो, अगर आप जो है इंडिया में बिजनेस करते हो मतलब आपके जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो इंडिया से क्लोज है, देयरफॉर आप इंडिया के रेसिडेंट बन जाओगे एंड सिंगापुर के नॉन रेसिडेंट बन जाओगे। तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि भाई आपका घर, परमानेंट घर किस कंट्री में अवेलेबल है। अगर आपका परमानेंट घर जो है दोनों कंट्रीज में अवेलेबल है तो फिर ये चेक करेंगे कि भाई आपके जो पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशन है, आपके जो पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशन है वो किस कंट्री से क्लोज है। अच्छा, आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे ये बता रहा है कि भाई अगर उसके पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस को आप जो है डिटरमिन नहीं कर पा रहे हो, एक उसके पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस को आप डिटरमिन नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप सेकंड स्टेप को नहीं लगा पा रहे हो। अच्छा, और आपका जो परमानेंट होम है वो भी दोनों कंट्री में किसी भी कंट्री में नहीं है, और इफ ही हैज नो परमानेंट होम इन बोथ द स्टेट्स तो ही शैल बी डीम्ड टू बी द रेसिडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन विच ही हैज हैबिचुअल अबोर्ड। ठीक है ना। तो पहला अपन को क्या देखना है कि भाई उसका परमानेंट घर कहाँ पर अवेलेबल है। अगर उसका परमानेंट घर दोनों कंट्री में अवेलेबल है, अगर उसका परमानेंट घर क्या है दोनों कंट्री में अवेलेबल है, तो फिर अपन क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई उसके पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस कहाँ से क्लोज हैं। अगर उसके पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस को जो है आप पकड़ नहीं पा रहे हो, डिटरमिन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे, फिर ये देखोगे कि भाई उसका हैबिचुअल अबोर्ड कहाँ का है। उसका हैबिचुअल अबोर्ड का मतलब क्या है कि भाई जनरली रहता कहाँ पर है, वो जनरली रहता कहाँ पर है। अब देखो क्या दे रखा है, इफ ही हैज हैबिचुअल अबोर्ड इन बोथ द स्टेट्स, मतलब वो जनरली दोनों कंट्रीज में ही रहता है या फिर दोनों कंट्री में किसी भी कंट्री में नहीं रहता। फिर अपन क्या देखेंगे, फिर अपन ये देखेंगे कि भाई वो किस कंट्री का नेशनल है। ही शैल बी डीम्ड टू बी द रेसिडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ऑफ विच ही इज अ नेशनल। अच्छा, अगर इतना सब रामायण करने के बाद भी आपको नहीं पता चल पा रहा कि भाई वो किस कंट्री का रेसिडेंट है, तो फिर क्या करेगी, कंपेरेंट अथॉरिटीज क्या करेगी, डिसाइड करेगी, मतलब दोनों कंट्री की सरकार बैठ के डिसाइड करेगी कि भाई किस कंट्री का रेसिडेंट मानना है एंड किस कंट्री का अकॉर्डिंगली नॉन रेसिडेंट मानना है। तो इफ ही इज अ नेशनल ऑफ बोथ द स्टेट्स और नीदर ऑफ देम, ठीक है ना, कंपेरेंट अथॉरिटीज डिटरमिन करेगी हिज रेसिडेंशियल स्टेटस बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो ये जो टाई ब्रेकर रूल है बहुत काम का है, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले घर देखोगे, फिर उसके पर्सनल एंड इकोनॉमिक क्या करोगे, रिलेशंस देखोगे, फिर हैबिचुअल अबोर्ड की बात करोगे, फिर नेशनल की बात करोगे, एंड लास्ट अपन क्या करेंगे, अगर सब कुछ करने के बाद भी नहीं पता चल पा रहा तो कंपेरेंट अथॉरिटीज बैठ के डिसाइड करेगी कि भाई किस कंट्री का रेसिडेंट मानना चाहिए। तो इंडिया की सरकार और सिंगापुर की सरकार जो है एक मीटिंग करेगी और ये बोलेगी कि भाई देखो अल्टीमेटली आप बता दो किस कंट्री का रेसिडेंट माना जाए एंड किस कंट्री का नॉन रेसिडेंट माना जाए। तो सरकार बैठ के फिर क्या करेगी, अल्टीमेटली जो है डिसीजन लेगी। तो टाई ब्रेकर रूल, सबसे पहले अपन ने ये देखा कि भाई टाई ब्रेकर रूल इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, तो अगर कोई इंडिविजुअल दोनों कंट्री का क्या बन जाता है, रेसिडेंट बन जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल जो है दोनों कंट्री का रेसिडेंट बन जाता है तो उस केस में टाई ब्रेकर रूल, उस केस में अपन ने क्या पढ़ा, टाई ब्रेकर रूल पढ़ा। अब देखो क्या दे रखा है, फॉर अदर पर्संस। तो इंडिविजुअल के अलावा
इंडिविजुअल के अलावा कोई दूसरा पर्सन है, इंडिविजुअल के अलावा कोई दूसरा पर्सन है, एंड अगर वो दोनों कंट्री का रेसिडेंट बन जाता है, तो उस केस में टाई ब्रेकर रूल क्या बताता है? उस केस में जो है ये टाई ब्रेकर रूल है वो ये बताता है कि भाई अल्टीमेटली फिर क्या करेगी, कंप्लेंट अथॉरिटीज डायरेक्टली जो है बैठ के डिटरमिन करेगी एज पर द म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो वो म्यूचुअली डिसाइड करेगी, वो जो है म्यूचुअली डिसाइड करेगी कि भाई किस कंट्री का इसको जो है रेसिडेंट मानना है एंड किस कंट्री का नॉन रेसिडेंट। लॉजिकल। तो अपन ने ये देखा कि भाई अगर कोई इंडिविजुअल दोनों कंट्री का रेसिडेंट बन जाता है तो उस केस में टाई ब्रेकर रूल क्या होगा? उस केस में टाई ब्रेकर रूल क्या होगा? और इंडिविजुअल के अलावा जैसे फॉर एग्जांपल फर्म हो गया, कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया, तो इंडिविजुअल के अलावा कोई दूसरा पर्सन है वो क्या बन जाता है? दोनों कंट्री का रेसिडेंट बन जाता है। तो उस केस में कंप्लेंट अथॉरिटीज बैठ के म्यूचुअली डिसाइड करेगी कि भाई किस कंट्री का इसको रेसिडेंट मानना है एंड किस कंट्री का रेसिडेंट मानना है एंड किस कंट्री का नॉन रेसिडेंट मानना है। तो ये अपन ने बात करी किसकी? फॉर अदर पर्सन। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 4। ये हो गया आर्टिकल नंबर 4। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये हो गया मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्टिकल नंबर 5 बात करता है पीई की, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है भाई ब्रांच है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, सेल्स आउटलेट है, प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन है, प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो पी का मतलब क्या है? फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज इज होलली और पार्टली कैरिड ऑन। तो अपन ने जो है बहुत बार बात करी है कि भाई नॉन रेसिडेंट का इंडिया के अंदर पी है या नहीं है। तो नॉन रेसिडेंट का इंडिया के अंदर पी है क्या नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई नॉन रेसिडेंट का इंडिया के अंदर ब्रांच है क्या, ऑफिस है क्या, फैक्ट्री है क्या, वर्कशॉप है क्या, सेल्स आउटलेट है क्या, या प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मीन्स अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज इज होलली या पार्टली कैरिड ऑन। तो एनआर टैक्सेशन में अपन ने बहुत जगह ये पढ़ा था कि भाई एनआर का इंडिया के अंदर पी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मैंने आपको जनरली एग्जांपल क्या बताया था कि भाई उसका इंडिया में ऑफिस है क्या, ब्रांच है क्या, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको जो है इनकम टैक्स में जब अपन एनआर टैक्सेशन पढ़ रहे थे तो मैंने जो है आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। कि भाई अपन आपको ये चेक करना है कि भाई एनआर ने क्या करा है? इंडिया में बिजनेस करा है। इंडिया में बिजनेस करा है, उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं है। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट अपन क्या चेक करते थे कि भाई उसका बिजनेस कनेक्शन है या नहीं है। एज पर डीटीडब्ल्यू, अगर इंडिया ने क्या कर रखा है, दूसरी कंट्री के साथ डीटीडब्ल्यू कर रखा है, तो फिर अपन क्या देखते थे कि जो एनआर की बिजनेस इनकम है वो इंडिया में इनकम टैक्सेबल होगी ओनली व्हेन उसका इंडिया के अंदर क्या है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। एंड परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट देखो क्या दे रखा है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मीनिंग समझा दिया मैंने आपको, ठीक है ना। तो जब अपन एनआर टैक्सेशन कर रहे थे मैंने आपको बहुत डेप्थ में जो है समझाया भी था कि जो एनआर की इनकम है, एनआर की जो बिजनेस इनकम है इंडिया में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। वो कैसे पता लगाएंगे? वो हम ये देखेंगे कि भाई डीटीडब्ल्यू एंटर हुआ रखा है उस कंट्री के साथ, जो है डीटीडब्ल्यू एंटर हो रखा है या फिर नहीं हो रखा। सो डीटीडब्ल्यू एंटर हो रखा है या फिर डीटीडब्ल्यू एंटर नहीं हो रखा। तो डीटीडब्ल्यू एंटर नहीं हो रखा तो अपन क्या करते थे? बिजनेस कनेक्शन चेक करते थे कि भाई इस एनआर का इंडिया के अंदर बिजनेस कनेक्शन है या नहीं है। या फिर अदरवाइज डीटीडब्ल्यू एंटर हो रखा था तो फिर अपन को ये चेक करना पड़ता था कि भाई इस एनआर की इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है। अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो इंडिया में इनकम टैक्सेबल होगी, पी नहीं है तो इंडिया में इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, डीटीडब्ल्यू किस कंट्री के साथ? भाई जिस कंट्री का ये पर्सन क्या है, रेसिडेंट है। भाई इंडिया में क्या है, ये इंडिया में तो नॉन रेसिडेंट बन गया, इंडिया का तो क्या है, नॉन रेसिडेंट है। तो जिस भी कंट्री का ये रेसिडेंट है अपन ये चेक करते थे कि भाई उस कंट्री के साथ हमने डीटीडब्ल्यू करा है या नहीं करा है। ये चीज अपने उधर भी देखी थी। अच्छा, पी क्या होता है? देखो अपन ने देख भी लिया। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है वो अपन ने देख भी लिया। अब देखो एक और चीज समझना, अगर किसी एनआर का इंडिया के अंदर क्या है, किसी एनआर का इंडिया के अंदर बिजनेस साइट है, बिल्डिंग साइट है, अच्छा कंस्ट्रक्शन या फिर वो इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। कोई एनआर इंडिया के अंदर क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन या फिर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट कर रहा है, या फिर बिल्डिंग का साइट है उसका, तो उसको भी पीई मान लिया जाएगा। उसको भी जो है पीई मान लिया जाएगा अगर ये जो कंस्ट्रक्शन, ये जो इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है या फिर उसका जो बिल्डिंग साइट है अगर 12 महीने से ज़्यादा था तो उसको क्या मान लिया जाएगा, पी मान लिया जाएगा एज पर ओईसीडी मॉडल। तो ओईसीडी मॉडल मुझे ये कहता है कि भाई किसी एनआर का इंडिया के अंदर लेटेस्ट से सपोज कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था, वो 12 महीने से ज़्यादा चला, तो ये मान लिया जाएगा कि भाई उसका इंडिया के अंदर क्या है, पी है। अच्छा, यूएन मॉडल कहता है कि भाई अगर किसी एनआर का इंडिया के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था तो अगर वो 6 महीने से ज़्यादा चला तो ये मान लिया जाएगा कि भाई एनआर का इंडिया के अंदर क्या है, पी है। अच्छा, पी का मैंने अगेन इंपॉर्टेंस समझा दिया आपको। पी का जो मैंने है अगेन इंपॉर्टेंस समझा दिया कि भाई जो अपनी पी होती है अपन को जो है ये चेक करना पड़ता है कि भाई एनआर का इंडिया के अंदर पी है या नहीं है। अगर डीटीडब्ल्यू एंटर हो रखा है तो पी का आपने इंपॉर्टेंस समझ लिया कि भाई एनआर का इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो एक नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि भाई अगर कोई नॉन रेसिडेंट है वो इंडिया में क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है अपने इंप्लॉइज के थ्रू या फिर किसी भी दूसरे पर्सन के थ्रू, तो उसको भी जो है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मान लिया जाएगा अगर एक्टिविटीज कंटिन्यू फॉर एन एग्रीगेट ऑफ मोर देन 183 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो अगर किसी नॉन रेसिडेंट का इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है, ब्रांच नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, इंडिया में सर्विसेज दे रहा है अपने एम्प्लॉय के थ्रू या फिर किसी भी दूसरे पर्सन के थ्रू, तो उसको भी जो है पीई मान लिया जाएगा, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट
मान लिया जाएगा अगर एक्टिविटीज जो दी जा रही है वो कंटिन्यू होती है फॉर एन एग्रीगेट ऑफ मोर देन 183 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है जिसको अपन क्या कहते हैं सर्विस पी, जिसको अपन टेक्निकली क्या कहते हैं सर्विस पी है, ये कहाँ पर अवेलेबल है? ओनली इन यूएन मॉडल। तो सिर्फ और सिर्फ यूएन मॉडल में अवेलेबल है, ओईसीडी मॉडल में जो है ऐसी बात नहीं दे रखी। तो ये वाला जो पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा आपको? यूएन मॉडल में मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? यूएन मॉडल में मिलेगा। मतलब जो बेसिकली डीटीडब्ल्यू यूएन मॉडल पे बना हुआ है उसके अंदर आपको जो है ये वाली बात दे रखी होगी। अच्छा, एक और चीज़ समझो, एक और चीज़ समझना। हाँ जी, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना। मैंने आपको क्या समझाया था कि जो आपका ये यूएन मॉडल होता है, जो आपका ये यूएन मॉडल होता है, ये क्या होता है? अग्रीमेंट होता है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अच्छा, जनरली इंडिया क्या करती है? यूएन मॉडल को फॉलो करती है, क्योंकि इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। जो अपना ओईसीडी मॉडल है, जो अपना ओईसीडी मॉडल है, ठीक है ना, जनरली इंडिया इसको फॉलो करती नहीं है। जनरली जो है इसको इंडिया फॉलो करती नहीं है, क्योंकि ओईसीडी मॉडल क्या होता है? अग्रीमेंट होता है बिटवीन 2 और मोर डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन मैं जो है ईज ऑफ पर्पस के लिए, ईज ऑफ पर्पस के लिए जो है क्या करता हूं, इंडिया का एग्जांपल लेता हूं इस जो है इस पॉइंट को समझाने के लिए, ठीक है ना, ताकि आपको जो है रिलेटेबल लगे। तो ओईसीडी मॉडल के बेसिस पे, ओईसीडी मॉडल के बेसिस पे जो है ये प्रोविजन मुझे कहता है कि भाई अगर किसी नॉन रेसिडेंट ने क्या कर रखा है, इंडिया में अपना माल स्टोर कर रखा है, तो उसको जो है उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं माना जाएगा। अगर किसी नॉन रेसिडेंट ने क्या कर रहा है, इंडिया में जो है अपना माल डिस्प्ले कर रखा है, तो उसको जो है उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं माना जाएगा। अगर कोई नॉन रेसिडेंट क्या करता है, इंडिया में अपना माल स्टोर करके, अपना माल स्टोर करके क्या करता है, वो डिलीवरी देता है, अगर वो क्या करता है डिलीवरी देता है, तो उसको भी जो है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं माना जाएगा। ये तो बात करी किसकी मैंने? ओईसीडी मॉडल की। मैंने अगेन आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दी कि भाई जो ओईसीडी मॉडल है, ठीक है ना, जनरली इंडिया उसको फॉलो करती नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, एग्जाम्पल को समझने के पर्पज से मैंने आपको बता दिया कि लेटर से सपोज अगर क्या करती है, इंडिया ओईसीडी मॉडल को फॉलो करती है, इंडिया जो है ओईसीडी मॉडल को फॉलो करती है, तो उस केस में क्या होगा? अगर एनआर इंडिया में माल स्टोर करता है, डिस्प्ले करता है या फिर डिलीवरी करता है, तो उसको जो है उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं माना जाएगा। एंड अगेन मैंने आपको बार बार ये बताया कि भाई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का इंपॉर्टेंस यहाँ पर है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का इंपॉर्टेंस यहाँ पर है कि भाई अगर आपने को ये चेक करना है कि नॉन रेसिडेंट का इंडिया में इनकम टैक्सेबल है कि नहीं है, अगर डीटीडब्ल्यू एंटर हो रखा है, तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में मैंने आपको एक चीज समझाई। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना। जो यूएन मॉडल है, जो यूएन मॉडल है, जो क्या करती है, इंडिया फॉलो करती है, वो ये कहता है कि भाई अगर इंडिया में जो है किसी एनआर ने क्या कर रखा है, माल सिर्फ और सिर्फ स्टोर कर रखा है, तो उसको उसका जो है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं माना जाएगा। अच्छा, अगर किसी नॉन रेसिडेंट ने क्या कर रखा है, इंडिया में अपना माल डिस्प्ले कर रखा है, अगर जो है इंडिया में अपना माल डिस्प्ले के लिए लगा रखा है, तो उसको जो है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है डिलीवरी वर्ड नहीं है, यहाँ पर डिलीवरी वर्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर कोई एनआर क्या करता है, इंडिया में अपना माल स्टोर करके डिलीवरी करता है, तो उसको जो है उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या कर दिया जाएगा? मान लिया जाएगा। तो उसको जो है उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मान लिया जाएगा। पढ़ो, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट शैल नॉट इंक्लूड, ठीक है ना, स्टोरेज, स्टोरेज या फिर डिलीवरी, सॉरी स्टोरेज या डिस्प्ले, स्टोरेज या फिर डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स इन द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। यहाँ पर डिलीवरी वर्ड क्या है? एब्सेंट है। यहाँ पर जो है डिलीवरी वर्ड एब्सेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर इंडिया में एनआर क्या करता है, माल स्टोर करके डिलीवर करता है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मान लिया जाएगा। तो मैंने आपको जो है एनआर टैक्सेशन करते समय भी समझाई थी एक बात कि जो अमेजॉन जैसी कंपनीज होती है, वो इंडिया के अंदर, वो इंडिया के अंदर जो है बेसिकली क्या नहीं करती, इंडिया के अंदर जो है बेसिकली वेयर हाउस मेंटेन नहीं करती फॉर डिलीवरी। अगर वो क्या करेगी, इंडिया के अंदर जो है वेयर हाउस मेंटेन करेगी फॉर डिलीवरी, तो क्या मान लिया जाएगा? उसका जो है इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मान लिया जाएगा। अब मैं जो है आपको एक बार एनआर टैक्सेशन में भी ले चलता हूँ। हाँ जी, तो एनआर टैक्सेशन में मुझे आपको लेके जाना जरूरी इसलिए है क्योंकि एनआर टैक्सेशन में भी मैंने आपको जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। अभी मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर एनआर क्या करता है, इंडिया में स्टॉक को मेंटेन करता है फॉर डिलीवरी, तो उसको जो है क्या माना जाता है? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट माना जाता है। अब आ जाओ एक बार पेज नंबर 170 पे, पेज नंबर 170 पे आ जाओ। पेज नंबर 170 पे मैंने आपको जब बिजनेस कनेक्शन करा रहा था, मैं आपको जब बिजनेस करेक्शन करा रहा था, तब मैंने आपको जो है एक चीज बताई थी कि भाई अगर एनआर क्या करता है, इंडिया के अंदर स्टॉक को मेंटेन करता है फॉर डिलीवरी, तो उसको जो है बिजनेस कनेक्शन भी माना जाता है, उसको जो है बिजनेस कनेक्शन भी माना जाता है। तो अल्टीमेटली अभी क्या हुआ, अल्टीमेटली क्रक्स ये निकला कि भाई अगर एनआर क्या करता है, इंडिया में स्टॉक को मेंटेन करता है फॉर डिलीवरी, तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भी माना जाएगा और बिजनेस कनेक्शन भी माना जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपन एक बार पेज नंबर 203 पे वापस, 203 पे वापस आ गया। अब आपको जो है एक एग्जांपल बताता हूँ, अब आपको जो है एक एग्जांपल बताता हूँ। एक एनआर है, एक एनआर है जो इंडिया के अंदर क्या करता है, इंडिया के अंदर जो है स्टॉक को मेंटेन करता है फॉर डिलीवरी, स्टॉक को मेंटेन करता है फॉर डिलीवरी, ठीक है ना। एक एनआर है जो इंडिया में क्या करता है, स्टॉक को मेंटेन करता है फॉर डिलीवरी, तो बिजनेस कनेक्शन भी माना जाएगा, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भी माना जाएगा। अब सुनो, ये जो एनआर है, ये एक ऐसी कंट्री का रेसिडेंट है जिसके साथ इंडिया ने डीटीडब्ल्यू नहीं कर रखा, जिसके साथ इंडिया ने डीटीडब्ल्यू नहीं कर रखा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई एनआर की बिजनेस इनकम इंडिया में टैक्सेबल कब होगी, इंडिया में टैक्सेबल तब होगी जब उसका बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए। तो अगर जो है इंडिया ने डीटीडब्ल्यू नहीं कर रखा, तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर एनआर का इंडिया के अंदर बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, तो एनआर की इनकम जो है क्या होगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी।
तो मैंने अभी एग्जांपल में क्या बताया कि भाई एनआर क्या करता है, इंडिया में स्टॉक को मेंटेन करता है फॉर डिलीवरी। तो क्या बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया? अरे भाई बिल्कुल हो गया। तो बिजनेस कनेक्शन की जो डेफिनेशन पड़ी थी उसमें अगर मैंने आपको बताया था कि भाई अगर एनआर क्या करता है, इंडिया में स्टॉक को मेंटेन करता है फॉर डिलीवरी, तो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। देयरफॉर अगर डीटीडब्ल्यू एंटर नहीं हो रखा फिर भी क्या होगी, उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। अब लेटर से सपोज एनआर जो है एक ऐसी कंट्री का रेसिडेंट है, एनआर जो है एक ऐसी कंट्री का रेसिडेंट है जिसके साथ इंडिया ने डीटीडब्ल्यू कर रखा है। तो अकॉर्डिंगली एनआर की इनकम इंडिया में टैक्सेबल कब होगी? ओनली इफ उसका इंडिया के अंदर क्या है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। ओनली इफ उसका इंडिया के अंदर क्या है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। अब अपना जो एनआर है वो क्या कर रहा है, इंडिया में स्टॉक को मेंटेन कर रहा है फॉर डिलीवरी। तो क्या उसका इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो गया? अरे भाई बिल्कुल हो गया। देखो ये है ना, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो गया। देयरफॉर ये इनकम भी क्या हो जाएगी, ये इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी। देयरफॉर इस पर्टिकुलर केस में जहां पर एनआर क्या करता है, इंडिया में स्टॉक को मेंटेन करता है फॉर डिलीवरी, उस केस में क्या होगा, डीटीडब्ल्यू एंटर हो रखा है या नहीं हो रखा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी इनकम इंडिया के अंदर क्या होगी, टैक्सेबल ही होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ध्यान रखना ओईसीडी मॉडल और यूएन मॉडल में ये डिफरेंस है, ओईसीडी मॉडल और यूएन मॉडल में ये डिफरेंस है। तो अगर इंडिया में क्या करते हो, स्टॉक को मेंटेन करते हो फॉर डिलीवरी, एज पर यूएन मॉडल वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होता है। लेकिन अगर ओईसीडी मॉडल की बात करें तो ओईसीडी मॉडल में जो है इसको परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट अपन नहीं मानते। बात समझ में आ गई लॉजिकली? अच्छा, ये जो मैं आपको बारीकियां बता रहा हूँ, ये आपसे जो है एमसीक्यू में टेस्ट कर सकता है। अच्छा, जनरली ये जो अपन लास्ट के जो चैप्टर्स कर रहे हैं ना, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, एंड अगर ठीक है ना, जो आईसीआई है उसको पेपर्स को डिफिकल्ट बनाना होगा तो इन्हीं चैप्टर्स में से क्या करेगा, कुछ एमसीक्यू डालेगा। इसलिए जो है मैं आपको ये चीजें अच्छी तरह समझाते जा रहा हूँ, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको जो है अपन एग्जाम्पल के साथ भी समझते जा रहे हैं। अब एक और पॉइंट देखना, ये वाला पॉइंट क्या कहता है, ये वाला पॉइंट मुझे ये कहता है, जैसे लेटर से सपोज ये इंडिया है और ये क्या है, सिंगापुर है, ठीक है ना। सिंगापुर में एक इंश्योरेंस कंपनी है, सिंगापुर में क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है। अच्छा, सिंगापुर में वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंडिया में जो है इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है। तो सिंगापुर वाली जो इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में क्या कर रही है, इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है। अच्छा, इंडिया में क्या करती है, प्रीमियम कलेक्ट करती है, या फिर इंडिया में जो है क्या करती है, इंडिया में जो है लोगों को इंश्योरेंस बेचती है और इंश्योर्स रिस्क सिचुएटेड देयर इन। तो ये माना जाएगा कि भाई उस इंश्योरेंस कंपनी का इंडिया के अंदर क्या है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। पढ़ो, इंश्योरेंस एंटरप्राइज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, बोले तो सिंगापुर। तो इंश्योरेंस कंपनी ऑफ सिंगापुर शैल बी डीम्ड टू हैव परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। तो ये माना जाएगा कि भाई उसका इंडिया के अंदर क्या है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो क्या करती है, इंडिया में प्रीमियम कलेक्ट करती है, या फिर इंडिया में क्या करती है, रिस्क को इंश्योर करती है, मतलब इंडिया में पॉलिसीज बेचती है। अच्छा, ये वाला पॉइंट कहाँ दे रखा है, ये वाला पॉइंट ओनली इन यूएन मॉडल दे रखा है, ओनली इन यूएन मॉडल। तो अगर बेसिकली दो कंट्री के बीच में डीटीडब्ल्यू हो रखा है एंड यूएन मॉडल फॉलो होता है, तो उस केस में अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है, इंडिया के अंदर वो जो है क्या करती है, इंडिया के अंदर बेसिकली प्रीमियम कलेक्ट करती है, या फिर इंडिया में जो है क्या करती है, पॉलिसीज बेचती है, तो उसका इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मान लिया जाएगा, उसका इंडिया के अंदर क्या मान लिया जाएगा, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मान लिया जाएगा। एंड अगेन बार बार मैं आपको वही बता रहा हूँ कि भाई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का इंपॉर्टेंस क्यों है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर इंडिया ने किसी कंट्री के साथ डीटीडब्ल्यू कर रखा है तो उस एनआर की इनकम इंडिया में टैक्सेबल तभी होगी जब उसका क्या है, इंडिया में पीई है। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई इंडिया और सिंगापुर ने लेटर से सपोज क्या कर रखा है, डीटीडब्ल्यू कर रखा है, एंड ये क्या फॉलो करता है, यूएन मॉडल फॉलो करता है। तो अगर सिंगापुर की कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो इंडिया में क्या करती है, प्रीमियम को कलेक्ट करती है, या फिर इंडिया में जो है पॉलिसी बेचती है, तो उसका इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मान लिया जाएगा, उसका इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मान लिया जाएगा। अब एक और चीज समझना, सिंगापुर वाली कंपनी इंडिया में क्या कर रही है, इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है, तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मान लिया जाएगा। अभी सिंगापुर वाली कंपनी जो है इंडिया के अंदर क्या कर रही है, री इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है, तो उसको जो है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं माना जाएगा। अच्छा, री इंश्योरेंस बिजनेस का मतलब क्या है, भाई इंडिया में कोई इंश्योरेंस कंपनी होगी, ठीक है ना। तो लेटर से सपोज ये रोहन है, इंडिया की एक इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करा है, इंडिया की एक इंश्योरेंस कंपनी ने जो है रोहन को इंश्योरेंस बेचा है। अच्छा, ये जो इंश्योरेंस कंपनी ना, इसने क्या करा, सिंगापुर वाली कंपनी से जो है री इंश्योरेंस करा लिया। तो उस केस में जो है ये जो सिंगापुर वाली कंपनी है, इस सिंगापुर वाली कंपनी का इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं माना जाएगा, भले ही वो क्या करती है, इंडिया में प्रीमियम कलेक्ट कर रही है, या फिर इंडिया में जो है क्या कर रही है, री इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड अगेन ये पॉइंट कहाँ दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ यूएन मॉडल में दे रखा है, ओईसीडी मॉडल में जो है ऐसी कोई बात नहीं दे रखी, ओईसीडी मॉडल में जो है ऐसी कोई बात नहीं दे रखी। तो ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ यूएन मॉडल में मिलेगा। ओके तो ये हो गया अपना आर्टिकल नंबर 5, ये हो गया अपना आर्टिकल नंबर 5। अब आ जाते हैं अपन आर्टिकल नंबर 7 पे। अब आ जाते हैं अपन आर्टिकल नंबर 7 पे। देखो आर्टिकल नंबर 7 क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर 7 क्या कह रहा है, बिजनेस प्रॉफिट्स। आर्टिकल नंबर 7 क्या कह रहा है, बिजनेस प्रॉफिट्स कह रहा है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर डीटीडब्ल्यू एंटर हो रखा होता है किसी कंट्री के साथ, ठीक है ना, तो उस केस में जो है
उस केस में एनआर का बिजनेस प्रॉफिट टैक्सेबल कब होगा? जब उसका इंडिया के अंदर क्या है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। देखो ये बात कह रखी है इधर भी कि भाई प्रॉफिट शेल बी टैक्सेबल इन द सोर्स स्टेट। तो कोई एनआर है, उसने क्या करा, इंडिया में बिजनेस करा है, मतलब सोर्स स्टेट क्या है, इंडिया है, तो उसका प्रॉफिट इंडिया में टैक्सेबल कब होगा? उसका प्रॉफिट इंडिया में टैक्सेबल होगा ओनली ओनली इफ एंटरप्राइज हैज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन द इंडिया। ओनली इफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या है, इंडिया के अंदर है, तो ओनली इफ उस एनआर का क्या है, इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। तो जो मैं आपको ये वाली बात बताता था ना, जो मैं आपको ये वाली बात बताता था कि भाई एनआर की बिजनेस इनकम इंडिया में टैक्सेबल कब होगी, इंडिया में जो है एनआर की जो इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल कब होगी? तो अगर डीटीडब्ल्यू एंटर हो रखा है तो ओनली इफ उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तभी टैक्सेबल करी जाएगी। ये कौन से आर्टिकल के बेसिस पे कहता था मैं? ये जो है आर्टिकल नंबर 7 के बेसिस पे कहता था। आर्टिकल नंबर 7 के बेसिस पे जो है मैं आपको ये बात बताता था कि भाई अगर किसी एनआर का इंडिया के अंदर क्या है, किसी एनआर का इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो ही जो है उसकी क्या होगी, इंडिया में उसकी इनकम टैक्सेबल करी जाएगी। अगर इंडिया ने कर रखा है उसकी कंट्री के साथ डीटीडब्ल्यू कर रखा है। अब ये फोआ रूल समझना, ये जो है फोआ रूल समझते हैं अपन। ये इंडिया है, ठीक है ना, और ये क्या है बेसिकली, अपन लिख लेते हैं न्यूयॉर्क। ये इंडिया है और ये न्यूयॉर्क है। एप्पल इनकॉर्पोरेशन का हेड ऑफिस कहाँ पर है? एप्पल इनकॉर्पोरेशन का हेड ऑफिस कहाँ पर है? एप्पल इनकॉर्पोरेशन का हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। अच्छा, इस एप्पल इनकॉर्पोरेशन का एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है? एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में, बोले तो एक ऑफिस है इंडिया में। इंडिया के अंदर क्या है, एक ऑफिस है। आरजी ने क्या करा, आरजी ने जो है बेसिकली, आरजी ने जो है क्या करा, इस एप्पल एप्पल इनकॉर्पोरेशन की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो इंडिया में है उससे क्या करा, उससे जो है बेसिकली एप्पल का फोन खरीदा। उससे क्या करा, एक एप्पल का फोन खरीदा। तो रोहन ने क्या करा, रोहन ने जो है बेसिकली एक आईफोन खरीदा। रोहन ने जो है बेसिकली एक आईफोन खरीदा, तो एप्पल का फोन खरीदा। बात समझ आई? अच्छा, तो रोहन ने एप्पल का फोन खरीदा और एप्पल का जो पेमेंट था, एप्पल के फोन का पेमेंट था, वो किसको कर दिया, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। अच्छा, बाकी जो चार्जर है भाई, सीधी सी बात है, जब आप फोन खरीदते हो तो आपके साथ जो है वेरियस एसेसरीज आती हैं, चार्जर आता है एंड अलग अलग तरीके की जो है एसेसरीज आती है। तो जो एसेसरीज है ना वो किसने बेची? एसेसरीज जो है बेची आपके हेड ऑफिस ने। तो जो एसेसरीज है वो किसने बेची? वो जो है हेड ऑफिस ने बेची। तो सीधी सी बात है कि भाई एप्पल के जो फोन की कीमत थी, लेटेस्ट से सपोज वो कितनी थी, 1 लाख थी, ठीक है ना। तो फोन की कीमत थी 1 लाख, उसमें से 80,000 तो क्या करा, आरजी ने जो है इस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को दे दिया। 80,000 तो आरजी ने क्या करा, इस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को दे दिया। और लेटेस्ट से सपोज बाकी जो 20,000 एसेसरीज का था वो जो है किसको मिला, वो जो है बेसिकली इस हेड ऑफिस को मिला। वो जो है क्या करा, इस हेड ऑफिस को मिला। तो रोहन ने क्या करा, रोहन ने इंडिया में जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट थी उधर से आईफोन खरीदा। फोन तो बेचा किसने, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ने। और बाकी जो एसेसरीज है, बाकी जो एसेसरीज है वो किसने बेच दी, वो जो है हेड ऑफिस ने बेच दी। अच्छा, अब सीधी सी बात है कि जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को 80,000 की इनकम हुई है वो तो इंडिया में टैक्सेबल होगी ही, इंडिया में टैक्सेबल होगी ही। अब सवाल ये आता है, सवाल ये आता है कि जो हेड ऑफिस है, ये जो हेड ऑफिस है, इसने जो 20,000 की इनकम कमाई है ये इंडिया में टैक्सेबल होगी क्या? तो उसके लिए एक फोआ रूल आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। ये क्या कहता है, प्रॉफिट्स अर्न नॉट डायरेक्टली फ्रॉम पी इन द सोर्स स्टेट। तो एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने जो प्रॉफिट अर्न करा है, ठीक है ना, अच्छा डायरेक्टली फ्रॉम पी नहीं करा है, डायरेक्टली फ्रॉम पी नहीं करा है। सो प्रॉफिट अर्न नॉट डायरेक्टली फ्रॉम परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया बट फ्रॉम डायरेक्ट सेल फ्रॉम हेड ऑफिस, बट फ्रॉम डायरेक्ट सेल फ्रॉम हेड ऑफिस इट शैल बी डीम्ड टू बी प्रॉफिट ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई अगर हेड ऑफिस ने क्या करा है, अगर हेड ऑफिस ने जो है डायरेक्ट सेल कर दी है किसको, रोहन को, हेड ऑफिस ने क्या करा, डायरेक्ट सेल कर दी रोहन को, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू नहीं करी है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू नहीं करी है। तो ये जो 20,000 का जो प्रॉफिट है ना, ये जो 20,000 का प्रॉफिट है जो हेड ऑफिस ने कमाया है, ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की ही इनकम मानी जाएगी। ये जो है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की ही क्या मानी जाएगी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की ही इनकम मानी जाएगी। ये जो है बेसिकली परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की ही इनकम मानी जाएगी। एंड अकॉर्डिंगली ये जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है इसको क्या करना पड़ेगा, 80,000 प्लस 20,000 1 लाख पे क्या करना पड़ेगा, इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये क्या होता है, फोआ रूल होता है कि भाई अगर हेड ऑफिस ने क्या करा है, डायरेक्ट सेल कर दिया कस्टमर को, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की तो सेल नहीं करी, तो ये माना जाएगा कि भाई ये जो इनकम कमाई गई है ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ही कमाई गई है। तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि भाई रोहन ने फोन खरीदा किससे, रोहन ने जो है फोन खरीदा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से। और बाकी जो एसेसरीज होती है, चार्जर वार्जर, ठीक है ना, वो जो है क्या करा, हेड ऑफिस ने डायरेक्टली रोहन को क्या करा, बेच दिया। तो उस केस में ये जो हेड ऑफिस की इनकम है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की ही इनकम मानी जाएगी। एंड अकॉर्डिंगली जो है इंडिया में क्या करना पड़ेगा, इस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को 1 लाख रुपीज पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आर्टिकल नंबर 11 जो है, आर्टिकल नंबर जो 11 है वो बात करता है इंटरेस्ट इनकम की, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर जो 11 है वो बात करता है किसकी, इंटरेस्ट इनकम की। तो अगर 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 किसी पर्सन को जो है क्या होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है, ठीक है ना, अगर किसी पर्सन को इंटरेस्ट इनकम होती है तो वो किस कंट्री में टैक्सेबल करी जाएगी, जिस कंट्री का वो रेसिडेंट है, जिस कंट्री का वो क्या है, रेसिडेंट है। तो कन्फर्स राइट टू द रेसिडेंट स्टेट टू टैक्स इंटरेस्ट। बात समझ आई? अच्छा, इंटरेस्ट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता, पेनल्टी चार्जेस फॉर लेट पेमेंट इंक्लूड नहीं होता, इंटरेस्ट डज नॉट इंक्लूड पेनल्टी चार्जेस फॉर लेट पेमेंट। अच्छा, इन लोगों ने ये कहा कि जो इंटरेस्ट इनकम है,
कि जो इंटरेस्ट इनकम है वो जो है सोर्स स्टेट में भी टैक्सेबल हो सकती है। वो क्या हो सकती है? सोर्स स्टेट में भी टैक्सेबल हो सकती है। बट उस केस में जो है टैक्स शैल नॉट एग्जिट 10%, टैक्स शैल नॉट एग्जिट 10% एज पर ओईसीडी मॉडल, एज पर ओईसीडी मॉडल। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि भाई अगर किसी पर्सन को इंटरेस्ट इनकम हुई है तो उसी कंट्री में टैक्सेबल होगी जिस कंट्री का वो क्या है, जिस कंट्री का वो रेसिडेंट है। लेकिन डीटीडब्ल्यू में ये भी लिखा हो सकता है, डीटीडब्ल्यू में ये भी लिखा हो सकता है कि जो इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है ना, वो क्या हो रही है? सोर्स स्टेट से टैक्सेबल हो रही है, मतलब जिस कंट्री से इंटरेस्ट इनकम कमाई गई है उस कंट्री में टैक्सेबल होगी। अच्छा, अगर जो है बेसिकली डीटीडब्ल्यू, अगर डीटीडब्ल्यू जो है ओईसीडी मॉडल पे बना है तो उस केस में जो सोर्स स्टेट पे टैक्स लग रहा है वो 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, वो जो है 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। एंड जो डीटीडब्ल्यू है, जो अगर डीटीडब्ल्यू है वो यूएन मॉडल को फॉलो करता है तो उस केस में जो है टैक्स शैल नॉट एक्सीड सच परसेंटेज एज डिसाइडेड। तो डीटीडब्ल्यू के अंदर जो है एक परसेंटेज दे रखा होगा, उस परसेंटेज से ज्यादा टैक्स नहीं लग सकता। कहां पर? सोर्स कंट्री में। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा फंडा ये है कि भाई अगर किसी पर्सन को इंटरेस्ट इनकम होती है तो वो टैक्सेबल होगी जिस कंट्री का वो रेसिडेंट है, लेकिन सोर्स स्टेट में भी टैक्सेबल हो सकती है अगर डीटीडब्ल्यू में दे रखा है तो। लेकिन ध्यान रखना, अगर डीटीडब्ल्यू ओईसीडी मॉडल पे बना है तो जो सोर्स कंट्री है वहां पर टैक्स जो है 10% से ज्यादा नहीं लग सकता, मतलब मैक्सिमम 10% लग सकता है। एंड अगर यूएन मॉडल फॉलो करता है तो जो डीटीडब्ल्यू में टैक्स रेट दे रखी होगी, जो डीटीडब्ल्यू में टैक्स रेट दे रखी होगी उससे ज्यादा जो है बेसिकली टैक्स नहीं लगेगा सोर्स कंट्री में। तो टैक्स शैल नॉट एक्सीड सच परसेंटेज एज डिसाइडेड। अब बात करते हैं अपन आर्टिकल नंबर 12 की। आर्टिकल नंबर 12 किसके बारे में बात करता है? रॉयल्टी के बारे में बात करता है। तो देखो क्या दे रखा है, रॉयल्टी शैल बी टैक्सेबल इन द रेसिडेंट स्टेट। तो किसी पर्सन को अगर जो है रॉयल्टी की इनकम हुई है तो वो किस कंट्री में टैक्सेबल होगी? जिस कंट्री का वो रेसिडेंट है। लेकिन मे ऑल्सो भी टैक्सड इन सोर्स स्टेट, सोर्स स्टेट में भी टैक्सेबल हो सकती है, बट टैक्स शैल नॉट एक्सीड सच परसेंटेज एज में भी डिसाइडेड। ठीक है ना, टैक्स शैल नॉट एक्सीड सच परसेंटेज एज में भी डिसाइडेड। तो जो अपन ऊपर बात करी वो इन लोगों ने नीचे दे रखी है। अच्छा, यहाँ पर ओईसीडी मॉडल हो या फिर यूएन मॉडल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। डीटीडब्ल्यू में जो रेट दे रखी है, डीटीडब्ल्यू में जो टैक्स रेट दे रखी है उससे जो है ज्यादा टैक्स नहीं लग सकता। कहां पर? सोर्स कंट्री में। अब एक और चीज समझना, ये तो हो गया आर्टिकल 12, ये तो हो गया आर्टिकल 12। एक होता है आर्टिकल 12A, एक होता है आर्टिकल 12A जिसका नाम क्या है? एफटीएस है, एफटीएस है। अच्छा, आर्टिकल 12A सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? यूएन मॉडल में है। आर्टिकल 12A जो है बेसिकली ओईसीडी मॉडल के अंदर नहीं है। एफटीएस का मतलब क्या है? पेमेंट फॉर मैनेजरियल, टेक्निकल या फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज। लेकिन एफटीएस में क्या इंक्लूड नहीं होगा? पेमेंट टू एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, पेमेंट बाय इंडिविजुअल फॉर सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, अगर पर्सनल यूज के लिए सर्विसेज दी गई है तो उसको जो है एफटीएस नहीं माना जाएगा। या फिर पेमेंट फॉर टीचिंग इन एंड पेमेंट फॉर टीचिंग इन एंड और बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर जो है किसी पर्सन को क्या हुई है, किसी पर्सन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टीचिंग करने से कोई इनकम मिली है तो उसको जो है एफटीएस नहीं माना जाएगा। या फिर पेमेंट फॉर टीचिंग इन एन और बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो है क्या मिल रही है? टीचिंग की इनकम मिल रही है, तो उसको एफटीएस अपन नहीं मानेंगे। ठीक है, थियोरेटिकल है, पढ़ के छोड़ देना। अब बात करते हैं अपन आर्टिकल नंबर 13 की, कैबियंस की। आर्टिकल नंबर 13 कैबियंस की बात करता है। तो ये बोलता है कि भाई कैबियंस जो है टैक्सेबल होंगे कहां पर? रेसिडेंट स्टेट में। कैपिटल गेन जो है क्या होंगे, कहां पे टैक्सेबल होंगे? सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट स्टेट में टैक्सेबल होंगे। मतलब किसी पर्सन को अगर कैपियंस की इनकम हुई है तो वो कौन सी कंट्री में टैक्सेबल करे जाएंगे? जिस कंट्री का वो क्या है? रेसिडेंट है। लेकिन इन लोगों ने एक एक्सेप्शन बताया कि भाई अगर आपने जो क्या करा है, एसेट बेचा है, वो शेयर्स हैं। अगर आपने जो एसेट बेचा है वो शेयर्स हैं, एंड अगर आप वो जो शेयर्स हैं अपनी वैल्यू डिराइव कर रहे हैं, अपनी वैल्यू डिराइव कर रहे हैं, देखो क्या दे रखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स राइट्स आर कन्फर्ड टू द सोर्स स्टेट। मतलब शेयर्स बेचने पे जो कैपियंस होगा वो सोर्स कंट्री में टैक्सेबल होगा अगर इफ मोर देन 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 365 डेज इज डिराइव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन सच सोर्स कंट्री। ठीक है ना, तो लोगों ने ये कहा कि भाई जो आपकी कैबियंस होते हैं जनरली रेसिडेंट वाली कंट्री में क्या करे जाएंगे? टैक्सेबल करे जाएंगे। लेकिन अगर जो एसेट्स हैं वो क्या है? शेयर्स हैं। अगर एसेट्स क्या है? शेयर्स हैं। जो एसेट्स बेचे गए हैं वो शेयर्स हैं, उस पर जो कैबियंस हुआ है वो क्या हुआ? सोर्स कंट्री में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अगर जो आपने शेयर्स बेचे हैं, अगर जो आपने शेयर्स बेचे हैं वो अपनी वैल्यू मोर देन 50% क्या कर रहे हैं? ड्राइव कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन द सोर्स स्टेट। तो अगेन ये क्या है? इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो आपके एमसीक्यू में काम आएगा, जो आपके एमसीक्यू में काम आएगा। तो उन लोगों ने कहा कि भाई अगर कोई शेयर है जो अपनी वैल्यू जो है क्या करता है, जो अपनी वैल्यू बेसिकली, जैसे अपन अज्यूम करते हैं कि भाई नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट ने क्या करा? कोई शेयर बेचा, नॉन रेसिडेंट ने क्या करा? कोई शेयर बेचा, एंड वो जो शेयर है अपनी वैल्यू डिराइव करता है मोर देन 50% फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया। तो सरकार क्या बोलती है कि भाई देखो इस शेयर की जो वैल्यू है, इस शेयर की वैल्यू है इंडिया से ड्राइव करी जा रही है, इस शेयर की वैल्यू जो है मोर देन 50% इंडिया से ड्राइव करी जा रही है, एंड अकॉर्डिंगली इस शेयर पे जो बेचने पे कैपिटल हो रहा है वो इंडिया में क्या होना चाहिए? टैक्सेबल होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, आपसे जो है एग्जाम में टेस्ट कर सकता है एमसीक्यूज में।
अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14 की। आर्टिकल नंबर 14 है इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस। ये कहाँ पर है? सिर्फ और सिर्फ यूएन मॉडल में है, सिर्फ और सिर्फ यूएन मॉडल में है, ओईसीडी मॉडल में नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 14 जो है कहाँ पर है? सिर्फ और सिर्फ बेसिकली यूएन मॉडल में है। तो इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज टैक्सेबल कहाँ होगी? टैक्सेबल होगी रेसिडेंट स्टेट में। इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज क्या होगी? टैक्सेबल होगी रेसिडेंट स्टेट में। लेकिन सोर्स स्टेट में भी टैक्सेबल हो सकती है, सोर्स स्टेट में भी टैक्सेबल हो सकती है। अगर 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 इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया के अंदर उसका जो है एक फिक्स बेस है। लेट अस से सपोज, ठीक है ना, लेट अस से सपोज सिंगापुर का जो है एक बार्बर है, सिंगापुर का जो है एक बार्बर है, ठीक है ना, वो इंडिया में आके क्या करता है? इंडिया में आके रोहनगढ़ के बाल काट के जाता है। तो रोहनगढ़ जो है बहुत बहुत फेमस हो गया, ठीक है ना, रोहनगढ़ जो है बहुत फेमस हो गया, करोड़ों में पैसा कमा रहा है। अच्छा, रोहनगढ़ जो है अब इंडिया में जो है किसी से बाल नहीं कटाता, इंडिया में जो है किसी से बाल नहीं कटाता। उसने क्या करा? सिंगापुर के जो है एक बार्बर को इंडिया में बुलाया, सिंगापुर के एक बार्बर को इंडिया में बुलाया और बोला कि भाई तू मेरे घर पे जो है मेरे बाल काट के जा, मेरे घर पे जो है मेरे बाल काट के जा। तो उसको अपन क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज। मतलब सिंगापुर का जो पर्सन है वो क्या कर रहा है? पर्सनल सर्विसेज दे रहा है इंडिपेंडेंटली। तो जो उसको इनकम हो रही है, मैंने उसको जो है क्या करा? वो मैं इंडिया में आया, ठीक है ना, मेरे बाल काट के गया, इंडिया में आया, मेरे बाल काट के गया, मैंने उसको क्या करा? मैंने जो है उसको क्या करा? पेमेंट करा। मैंने जो है उसको क्या करा? पेमेंट करा। तो वो जो पेमेंट है कहाँ पे टैक्सेबल होगा? सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट स्टेट में टैक्सेबल होगा। तो अगर सिंगापुर के साथ इंडिया ने क्या कर रखा है? डीटीडब्ल्यू कर रखा है, तो ये जो बार्बर है इसको जो इनकम हुई है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। कहाँ पर टैक्सेबल होगी? सिंगापुर में टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो क्या है? सिंगापुर का रेसिडेंट है। लेकिन इन लोगों ने कहा कि भाई इंडिया में टैक्सेबल कर दी जाएगी, इंडिया में टैक्सेबल कर दी जाएगी अगर उस बार्बर ने क्या कर रखा है? इंडिया में कोई दुकान खोल रखी है। इफ द पर्सन हैज फिक्स्ड बेस इन सोर्स स्टेट, इफ द पर्सन हैज फिक्स्ड बेस, फिक्स्ड बेस बोले तो इंडिया में क्या है? उसका एक फिक्स्ड बेस है। तो उसने क्या कर रखा है? इंडिया में कोई दुकान खोल रखी है, तो उसका क्या मान लिया जाएगा? तो बेसिकली जो इनकम हुई है वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। या फिर इफ ए स्टे इन सोर्स स्टेट एग्जिट्स 183 डेज। तो मैंने क्या करा? सिंगापुर के बार्बर को बुलाया, मैंने सिंगापुर के बार्बर को बुलाया एंड बाल काटने में उसको जो है क्या लग गए? 200 दिन लग गए। बाल काटने में जो है उसको क्या लग गए? 200 दिन लग गए। मतलब वो 200 दिन तक क्या करता रहा? मेरे बाल काटता रहा। तो रोहन जो है हर तीसरे दिन बाल कटाता था, हर तीसरे दिन क्या करता था? बाल कटाता था। एंड उसका स्टे इन इंडिया, एंड उसका स्टे इन इंडिया जो है 183 डेज से एग्जिट कर गया। तो ये जो इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस की जो इनकम हो रही है एनआर को, वो क्या होगी? इंडिया में टैक्सेबल कर दी जाएगी। आगे नहीं क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं आप लोगों की हालत समझता हूँ, ठीक है ना, मैं भी जो है आप लोगों के फेस से गुजरा हूँ, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि यार इतने प्रोविजंस, इतने प्रोविजंस, हजारों प्रोविजंस, लाखों प्रोविजंस, क्या करे इंसान, क्या क्या याद करे, ठीक है ना। तो देखो आप जो है एक बार को तो मेरा शुक्र मना सकते हो, ठीक है ना, आप जो है एक बार को मेरा थैंक यू कह सकते हो कि जो आपका ये डीटी का समंदर था ना, जो आपका डीटी का समंदर था उसको मैंने 230 पेज में समराइज कर दिया, उसको जो है 230 पेज के अंदर समराइज कर दिया। अभी इस 230 पेज में भी, इस 230 पेज में भी आप ये मान सकते हो कि भी 300-400 प्रोविजंस है, 300-400 क्या है? प्रोविजंस है। अब जो प्रोविजन समझने वाले थे, जो प्रोविजन समझने वाले थे वो तो अपन ने कंसेप्चुअली समझ लिए। अब जो प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो अपने को क्या करना पड़ेंगे? याद करने ही पड़ेंगे। कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो अपने को याद करने ही पड़ेंगे, तो उनको याद करना ही पड़ेगा। अब मैं आपकी जो है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझ पाता हूँ कि सारे प्रोविजंस आप याद नहीं कर सकते, सारे प्रोविजन जो है आप याद नहीं कर सकते। इसलिए अपन ने क्या करा? इनिशियली वो सारे चैप्टर्स कर लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये जो लास्ट के 2-3 चैप्टर्स है ना, ये जो लास्ट के 2-3 चैप्टर्स है, इतना जो है इंपॉर्टेंस रखते नहीं है, इतना इंपॉर्टेंस रखते नहीं है। अब देखो इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इतने सारे आर्टिकल्स हैं। अब आप बोलोगे कि भाई सारे आर्टिकल्स के नाम याद रखना जरूरी है क्या? ठीक है ना, सारे आर्टिकल्स के नाम याद रखना जरूरी है क्या? नंबर याद रखना जरूरी है क्या? अरे भाई नहीं याद कर सकते भाई। अगर आप जो है AIR 1 कैंडिडेट भी हो ना, तो भी आपसे जो है ये आर्टिकल के नाम, आर्टिकल के नंबर याद नहीं होंगे। क्या याद होगा? जो मेरी समझाई गई चीजें हैं वो जो है आपके दिमाग में बैठ सकती है, मेरी समझाई गई जो चीजें हैं वो दिमाग में बैठ सकती है। अब जैसे इधर 12 महीने से ज्यादा की बात करी है, 6 महीने से ज्यादा की बात करी है, शायद जो है एग्जाम तक जाते जाते कितनी बार भी आप रिविजन कर लो ये वाली चीजें भूल जाओ, ये 183 डेज वाली जो है चीजें भूल जाओ, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल है। बट देखो जितना आप ज्यादा रिवाइज करोगे, जितना आप जो है ज्यादा रिवाइज करोगे, उतना जो है आपको क्या करेगा? एग्जाम तक रिटेन रहेगा। अच्छा जो आईसीआई होती है ना, आईसीआई को भी पता है कि भाई डीटी समंदर है, डीटी समंदर है एंड बच्चा एक एक प्रोविजन को याद नहीं कर सकता, एक एक प्रोविजन को याद नहीं कर सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपके पास किताब होगी, प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपके पास किताब होगी, आप किताब में से क्या कर सकते हो? देख के जो है क्लाइंट को एडवाइस दे सकते हो। तो आईसीआई भी ये चीज समझता है, इसलिए जो आखिरी के जो चैप्टर्स है ना, इसके अंदर डेटा बहुत ज्यादा है, लेकिन आईसीआई जनरली टेस्टिंग करता भी नहीं है, आईसीआई जो है जनरली इन सब चीजों की टेस्टिंग करता भी नहीं है। बट क्योंकि अपने कोर्स में दे रखा है, अपने कोर्स में दे रखा है, तो अपने को पढ़ना जरूरी है, अपने को जो है पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आईसीआई का जब मन करेगा वो क्या करेगा? कोई भी प्रोविजन उठा के पूछ लेगा। तो मैं आप लोगों की हालत समझ सकता हूँ, मैं जो है आप लोगों की हालत समझ सकता हूँ कि भाई आप जो है इधर तक आके एग्जॉस्ट हो चुके होंगे कि भाई कितने प्रोविजन है, कितने प्रोविजन है। मैं तो पगला गया हूँ, मैं तो पगला गया हूँ, क्या क्या याद करूंगा, क्या क्या याद नहीं करूंगा। अब जैसे डिडक्शंस वाला मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें जो है मैंने आपको बहुत सारे डिडक्शंस पढ़ाए थे, बहुत सारी लिमिट्स पढ़ाई थी, आप पगला गए होंगे, उधर ही पगला गए होंगे कि भाई क्या हो रहा है, ये कैसे याद करूंगा। और अभी तक तो जो है आप पूरे एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि आप मेरे को थैंक यू कह सकते हो, क्योंकि मैंने जो है 230 पेज में पहले तो इन चीजों को समराइज करा है, प्लस जो है आपके सारे के सारे कंसेप्ट मैंने जो है 120 घंटे में कवर करे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इतनी सारी चीजें जो है इतने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में बेस्ट क्वालिटी के साथ डिलीवर करना आप लोगों के लिए क्या था? बेनिफिशियल था।
तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आपको ये सारी चीज़ें मिल गई है, ठीक है ना। अब बस आपको काम ये करना है कि भाई इन चीज़ों को कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना है, इन चीज़ों को क्या करना है, कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना है, जितना याद हो सके अच्छी बात है। और जो आपको लगता है कि भाई थोड़ा टेक्निकल पढ़ रहा है, याद नहीं हो पाएगा, उसको एक बार साइड में रख देना। सबसे पहले किस पे फोकस करोगे, जो अपने इनिशियली सारे चैप्टर्स करे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, आप जो है टेंशन मत लेना कि भाई ये आर्टिकल के नाम याद नहीं हो रहे, नंबर याद नहीं हो रहे, ठीक है ना। मैं जब पढ़ाई कर रहा था, मैं जो है हर सब्जेक्ट का जो है 4-5 बार रिवीजन करा था, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट का 4-5 बार रिवीजन करा था, 4 मॉक टेस्ट भी दिए थे। फिर भी बहुत सी ऐसी चीजें थी डीटी में जो आप जो है रिवाइज तो करके जाते हो, लेकिन एग्जाम में जाके वो याद नहीं आती। तो ये सबके साथ कॉमन होता है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है अपने को, टेंशन जो है बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अपनी किस्मत पे पूरा भरोसा रखना, अपनी जो किस्मत है पूरा भरोसा रखना। बिकॉज मेरी तो देखो हमेशा किस्मत ऐसी हुई है, जब मैंने नवंबर 19 में फाउंडेशन दिया था, नवंबर 20 में इंटर दिया था, एंड मैंने जब क्या करा मई 24 में क्या करा अपना फाइनल दिया, मेरे जो पेपर्स थे हमेशा ऐसे आए, जो मैंने क्या कर रखा था 99.9% कवर कर रखा था, एंड जो मुझे याद था। जो मेरी 0.1% चीजें जो ऐसी थी जो मैंने पढ़ी थी लेकिन मैं भूल चुका था, वो एग्जाम में टेस्ट भी नहीं करी गई। तो आपकी किस्मत भी ऐसी होगी, आपकी किस्मत भी अच्छी होगी। भगवान पे भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, एंड अपन जो है आर्टिकल 21 पे आते हैं। आर्टिकल 21 बात करता है अदर इनकम की, बाकी बैलेंस सारी इनकम, ठीक है ना, जो अपन ऊपर पढ़ी उसके अलावा जो अदर इनकम बची। तो अदर इनकम शेल बी टैक्सेबल ओनली इन द रेसिडेंट स्टेट एज पर ओईसीडी मॉडल, ठीक है ना। तो ओईसीडी मॉडल ये कहता है कि भाई कहाँ पे टैक्सेबल होगी, रेसिडेंट स्टेट में टैक्सेबल होगी, क्योंकि भाई ओईसीडी मॉडल तो एम्फेसिस ही डालता है किस पे, रेसिडेंट बेस्ड टैक्सेशन पे। एज पर यूएन मॉडल शेल बी टैक्सेबल इन बोथ स्टेट्स, इसका मतलब क्या है कि भाई दोनों कंट्री में टैक्सेबल होगी, एंड एक कंट्री क्या करेगी बेसिकली रिलीफ देगी, आर्टिकल नंबर 23 मैंने आपको बता ही दिया। अब दो आर्टिकल बच रहे हैं, देन अपना पूरा जो है वो क्या होगा, पूरा जो है अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जस्ट गिव मी ए सेकंड। हाँ जी, आर्टिकल नंबर 24 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 24 ये कहता है कि भाई अगर इंडिया और सिंगापुर ने क्या कर रखा है, डीटीडब्ल्यू कर रखा है, तो हमें जो है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में किसी भी तरह का जो है क्या नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो नो बायसनेस बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 26 पे आ जाओ। आर्टिकल नंबर 26 ये कहता है कि भाई अगर किसी कंट्री के साथ इंडिया ने क्या कर रखा है, डीटीडब्ल्यू कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है बेसिकली एक दूसरे से जो है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। तो in order to complete tax cases, a country may require certain information which may be available with the treaty partner। तो बेसिकली अगर इंडिया ने क्या कर रखा है, सिंगापुर के साथ डीटीडब्ल्यू कर रखा है, तो हम क्या करते हैं आर्टिकल 26 के बेसिस पे अगर सिंगापुर वाले को कोई मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, बोले तो इंडिया वाली गवर्नमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल मिलेगी। इंडियन गवर्नमेंट को जो है सिंगापुर गवर्नमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल दी जाएगी आपको, ठीक है ना। अब लास्ट आर्टिकल करते हैं अपन म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर। आर्टिकल नंबर 25 म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर। देखो क्या दे रखा है। अब देखो आर्टिकल नंबर 25 समझना, ये कहता है कि भाई अगर कोई पर्सन है उसको लगता है कि भाई इंडिया या फिर सिंगापुर या फिर दोनों ने, तो अपने एग्जांपल में मैंने बताया कि भाई इंडिया और सिंगापुर ने क्या कर रखा है, डीटीडब्ल्यू कर रखा है। किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि जो इंडिया है या फिर जो सिंगापुर है उसने क्या करा है, डीटीडब्ल्यू के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करा है, तो आज आर्टिकल नंबर 25 क्या बताता है, आर्टिकल नंबर 25 जो है हमें इस डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के बारे में बताता है। तो व्हेन द टैक्सपेयर बिलीव्स दैट द ट्रीटमेंट अकॉर्डेड बाय ईदर और बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, ठीक है ना, इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी, दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अच्छा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अलग अलग तरीके से दे रखा है ओईसीडी मॉडल में एंड यूएन मॉडल में। तो देखो क्या दे रखा है, अगर रोहन को लगता है भाई इंडिया और सिंगापुर ने क्या कर रखा है, डीटीडब्ल्यू कर रखा है। रोहन को लगता है कि भाई इंडिया ने या फिर सिंगापुर ने या फिर दोनों में से किसी ने भी क्या नहीं कर रखा है, डीटीडब्ल्यू के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रखा है। तो रोहन क्या करेगा, रोहन जो है बेसिकली जिस कंट्री का रेसिडेंट है, उस कंट्री के पास जाएगा और कहेगा कि भाई एज पर आर्टिकल नंबर 25 मेरा डिस्प्यूट को क्या करो, रिजॉल्व करो। तो यूएन मॉडल क्या कहता है कि भाई पर्सन को कहाँ जाना पड़ेगा, पर्सन को जाना पड़ेगा अपने रेसिडेंस स्टेट में, मतलब जिस कंट्री का वो रेसिडेंट है उस कंट्री के पास जाएगा और ये कहेगा कि भाई मुझे लगता है कि डीटीडब्ल्यू के प्रोविजंस को आपने फॉलो नहीं करा है, आप क्या करो, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करो। अच्छा, मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, ये था इंडिया, ठीक है ना, और ये था सिंगापुर, लेट अस से सपोज रोहन को लगता था कि भाई जो सिंगापुर है उसने जो है डीटीडब्ल्यू के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करा है रोहन के केस में। तो रोहन जो है इंडिया का रेसिडेंट था, इंडिया के पास पहुंच गया और कहा कि भाई इस डिस्प्यूट को क्या करो, रिजॉल्व करो। अब सीधी सी बात है, जो इंडियन गवर्नमेंट है और जो सिंगापुर गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, चीजों को डिस्कस करेगी। इंडियन गवर्नमेंट समझाएगी कि भाई देखो आपने क्या करा है, आपने जो है बेसिकली रोहन के साथ अन्याय करा है, आपको डीटीडब्ल्यू के प्रोविजंस को फॉलो करना चाहिए था।
तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट और सिंगापुर गवर्नमेंट क्या करेगी, बैठ के जो है क्या करेगी, चीजों को रिजॉल्व करेगी। लेकिन 3 साल तक चीजें रिजॉल्व नहीं हो पाई, 3 साल तक जो है चीजें रिजॉल्व नहीं हो पाई। देखो क्या दे रखा है, अगर कंप्लेंट अथॉरिटीज बोलो तो इंडियन गवर्नमेंट और सिंगापुर की गवर्नमेंट आर अनेबल टू रीच एन अग्रीमेंट ऑन अ केस। अच्छा, विद इन 3 years फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ द केस, तो रोहन ने क्या करा, केस प्रेजेंट करा इंडियन गवर्नमेंट के पास। इंडियन गवर्नमेंट और सिंगापुर गवर्नमेंट केस को लेके बैठ गई कि भाई हम इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। 3 साल बीत चुके हैं, 3 साल बीत चुके हैं, ठीक है ना, 3 साल बीत चुके हैं, 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है आपने क्या करना है, आपने जो है अग्रीमेंट मतलब बेसिकली एक डिसीजन फाइनल नहीं करा है। तो अगर कंप्लेंट अथॉरिटीज आर अनेबल टू रीच एन अग्रीमेंट ऑन अ केस विद इन 3 years फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ दैट केस, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है बेसिकली जो कंप्लेंट अथॉरिटीज है वो क्या कर सकती है, अपना जो केस है, जो रोहन का केस है, वो आर्बिट्रेशन में क्या कर सकती है, रिफर कर सकती है। तो आर्बिट्रेशन में बी इनिशिएटेड। अब देखो क्या दे रखा है, आर्बिट्रेशन मस्ट बी रिक्वेस्टेड बाय द कंप्लेंट अथॉरिटीज ऑफ वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। अच्छा, वंस सच अ रिक्वेस्ट इज मेड द टैक्सपेयर विल बी नोटिफाइड। क्या मतलब है आर्बिट्रेशन का, भाई सीधी सी बात है, रोहन जो है इंडियन गवर्नमेंट के पास पहुंचा और ये कहा कि भाई सिंगापुर ने डीटीडब्ल्यू के प्रोविजन को फॉलो नहीं करा है। अब सीधी सी बात है, जो इंडियन गवर्नमेंट है और जो सिंगापुर की गवर्नमेंट है, बैठ के क्या करेगी, चीजों को रिजॉल्व करेगी। 3 साल बीत चुके हैं, 3 साल बीत चुके हैं, अभी तक जो है इन लोगों ने क्या करा, अपना डिसीजन फाइनल नहीं करा। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा, इन लोगों को जो है समझ नहीं आ रहा कि भाई सही क्या है गलत क्या है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन जो है बेसिकली आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। और आर्बिट्रेशन में कौन जाएगा भाई, या तो इंडियन की गवर्नमेंट या फिर सिंगापुर की गवर्नमेंट। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है कि एक थर्ड पर्सन है, क्या है, एक थर्ड पर्सन है जो क्या करेगा, केस को सेटल करेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट या फिर सिंगापुर गवर्नमेंट, दोनों में से क्या कर सकता है, दोनों में से कोई भी जो है क्या कर सकता है, आर्बिट्रेशन को इनिशिएट करता है। और आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है कि जब दो जने मिलके चीजों को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे और ये तीसरे पर्सन को कहेंगे कि भाई तू बता दे तेरा डिसीजन क्या है, अकॉर्डिंगली जो है क्या होगा, अकॉर्डिंगली जो है हम क्या करेंगे, उस चीज को फॉलो कर लेंगे। तो आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है कि भाई थर्ड पर्सन को रिफर करना। तो इन लोगों ने कहा कि भाई आर्बिट्रेशन मस्ट बी रिक्वेस्टेड बाय द कंप्लेंट अथॉरिटीज ऑफ वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। आर्बिट्रेशन आप कभी इनिशिएट कर सकते हो, आर्बिट्रेशन आप जो है इनिशिएट कर सकते हो अगर 3 साल के अंदर आप जो है बेसिकली, अगर 3 साल के अंदर आप जो है एक अग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाए। अब देखो, जब आर्बिट्रेशन में केस चला गया तो टैक्सपेयर को बता दिया जाएगा, रोहन को बता दिया जाएगा कि भाई जो केस है वो थर्ड पर्सन के पास पहुंच गया है, केस जो है वो क्या पहुंच चुका है, थर्ड पर्सन के पास पहुंच चुका है। अब देखो क्या दे रखा है, थर्ड पर्सन ने क्या करा, अपना डिसीजन दिया, थर्ड पर्सन ने क्या करा, अपना डिसीजन दे दिया, थर्ड पर्सन ने क्या करा, अपना डिसीजन दे दिया। अब सीधी सी बात है, ये जो दोनों सरकारें क्या करेगी, थर्ड पर्सन का डिसीजन फॉलो करेगी। लेकिन इन लोगों ने एक और प्रोविजन बना दिया, इन लोगों ने जो है क्या करा, एक और प्रोविजन भी बनाया कि भाई अगर ये जो दोनों सरकारें हैं, मतलब दोनों कंप्लेंट अथॉरिटीज हैं, ये चाहे तो विद इन 6 मंथ क्या कर सकती हैं। देखो, कंप्लेंट अथॉरिटीज में डिपार्ट फ्रॉम आर्बिट्रेशन का डिसीजन अगर दे अग्री टू डू सो विद इन 6 months आफ्टर द डिसीजन हैज बीन कम्युनिकेटेड। तो उन लोगों ने ये कहा कि जो थर्ड पर्सन का डिसीजन है, ये लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, कि भाई हमें थर्ड पर्सन का जो डिसीजन है वो फॉलो नहीं करना है, हम जो है अपने बेसिस पे क्या करेंगे, अग्रीमेंट कर लेंगे वापस। तो इन लोगों ने क्या कहा, कि भाई विद इन 6 मंथ ये क्या कर सकते हैं, ये दोनों कंप्लेंट अथॉरिटीज क्या कर सकते हैं, डिपार्ट कर सकती हैं, अगर ये दोनों क्या कर जाती हैं, म्यूचुअली अग्री कर जाती हैं। तो जो कंप्लेंट अथॉरिटीज है मे डिपार्ट फ्रॉम आर्बिट्रेशन, ठीक है ना, फ्रॉम आर्बिट्रेशन अगर दे अग्री टू डू सो विद इन 6 months आफ्टर द डिसीजन हैज बीन कम्युनिकेटेड। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई यूएन मॉडल में टैक्सपेयर क्या करेगा, यूएन मॉडल में जो है टैक्सपेयर जिस कंट्री का रेसिडेंट है उस कंट्री के पास जाएगा। ये तो था अल्टरनेटिव बी पढ़ो। रेफरेंस टू एन आर्बिट्रेशन प्रोसेस एज अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। आर्बिट्रेशन कौन इनिशिएट करेगा, आर्बिट्रेशन जो है बेसिकली कंप्लेंट अथॉरिटीज इनिशिएट करेगी, क्या करेगी, कंप्लेंट अथॉरिटीज इनिशिएट करेगी। अच्छा, द डिसीजन अराइव्ड एट थ्रू द प्रोसेस इज बाइंडिंग अनलेस द पर्सन डायरेक्टली अफेक्टेड डज नॉट एक्सेप्ट। तो इन लोगों ने कहा कि जो डिसीजन अराइव करा गया है, जो आर्बिट्रेशन में डिसीजन लिया जाएगा वो क्या होगा, वो बाइंडिंग होगा अनलेस द पर्सन डायरेक्टली अफेक्टेड डज नॉट एक्सेप्टेड। तो इन लोगों ने कहा कि जो डिसीजन दिया गया है वो क्या होगा, फाइनल होगा अनलेस द पर्सन डज नॉट अफेक्टेड। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया ना कि विद इन 6 मंथ में क्या कर सकते हैं, विद इन 6 मंथ में ये लोग जो है डिपार्ट कर सकते हैं, विद इन 6 मंथ में जो है आर्बिट्रेशन के डिसीजन से जो है डिपार्ट कर सकते हैं। कौन, जब दोनों कंप्लेंट अथॉरिटीज मिलकर क्या करती है, डिसाइड करती है कि भाई हमें जो है आर्बिट्रेशन का डिसीजन नहीं माना, हम जो है क्या करेंगे, अपने आप डिसीजन ले लेंगे। तो ये मैंने बात करी किसकी, ये मैंने बात करी यूएन मॉडल की। अब बात करते हैं अपन ओईसीडी मॉडल की। तो ओईसीडी मॉडल में देखो क्या हो रहा है, सेम अज्यूम करता हूं मैं, एग्जांपल सेम अज्यूम करता हूं, ठीक है ना, समझाने के पर्पज से। रोहन को लगता है कि भाई सिंगापुर गवर्नमेंट ने जो है क्या करा है, सिंगापुर गवर्नमेंट ने अन्याय करा है। तो रोहन क्या करेगा, या तो जो है इंडियन गवर्नमेंट के पास जाएगा या फिर सिंगापुर गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो दोनों में से किसी के पास भी जा सकता है। तो देखो क्या रखा है, टैक्सपेयर में रिक्वेस्ट टू ईदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। तो ओईसीडी मॉडल में वो क्या कर सकता है, दोनों कंट्री में से किसी के पास भी जा सकता है। लेकिन यूएन मॉडल में क्या था, जिस कंट्री का वो रेसिडेंट था उधर ही पास जा सकता है, उसी के पास जा सकता है, किसके लिए, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए। आगे बढ़ो।
आर्बिट्रेशन कैन बी रिक्वेस्टेड बाय द पर्सन हु इनिशिएटेड द केस। तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई रोहन ने क्या करा था, रोहन जो है बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के पास चला गया था और कहा था कि भाई मेरा क्या करो, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करो। रोहन चाहे तो आर्बिट्रेशन के लिए भी जा सकता है, रोहन चाहे तो क्या कर सकता है, आर्बिट्रेशन के लिए जा सकता है। तो ओईसीडी मॉडल में जो रोहन है वो क्या करेगा, आर्बिट्रेशन को इनिशिएट करेगा। लेकिन जो यूएन मॉडल है यहाँ पर रोहन आर्बिट्रेशन इनिशिएट नहीं कर सकता। यूएन मॉडल के अंदर आर्बिट्रेशन कौन इनिशिएट कर सकता है, ओनली कंप्रेंट अथॉरिटीज। तो नीचे पढ़ो एक नोट, पर्सन कैन नॉट इनिशिएट आर्बिट्रेशन इन यूएन मॉडल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो अपना यूएन मॉडल होता है यहाँ पर पर्सन जो है आर्बिट्रेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता। बोले तो रोहन आर्बिट्रेशन इनिशिएट नहीं कर सकता, ओनली कंप्रेंट अथॉरिटीज, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेंट अथॉरिटीज के पास पावर है कि वो आर्बिट्रेशन क्या करेगी, इनिशिएट करेगी। लेकिन जो अपना ये ओईसीडी मॉडल होता है यहाँ पर आर्बिट्रेशन इनिशिएट ही कौन करेगा, रोहन इनिशिएट करेगा। अब देखो क्या दे रखा है, आर्बिट्रेशन को क्या करा गया, इनिशिएट करा गया, आर्बिट्रेशन का डिसीजन आया। तो इधर देखो क्या दे रखा है, नो स्पेसिफिक प्रोविजन फ्रॉम डिपार्चर फॉर आर्बिट्रेशन। तो जिस तरह से मैंने आपको जो है यूएन मॉडल में ये समझाया था कि भाई विद इन 6 मंथ आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आर्बिट्रेशन के डिसीजन को क्या कर सकते हो, डिपार्ट कर सकते हो, आर्बिट्रेशन के डिसीजन से डिपार्ट हो सकते हो कि भाई हम जो है इसको फॉलो करना नहीं चाहते। लेकिन ये चीज जो है ओईसीडी मॉडल में अवेलेबल नहीं है, ये चीज जो है ओईसीडी मॉडल में अवेलेबल नहीं है। अब एक और चीज समझना, आर्बिट्रेशन में कब तक जा सकते हो। तो देखो क्या रखा है, टाइम लिमिट ऑफ आर्बिट्रेशन इज 2 years from the date when all the information required by the competent authorities in order to address the case is made available। तो इधर आर्बिट्रेशन की टाइम लिमिट क्या है, 2 years from the date when all the information required by the competent authorities in order to address the case is made available। बात समझ में आ गई आपको। तो अगेन ये म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर वाला जो केस है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो है थोड़ी सी टेक्निकलिटीज दे रखी है ओईसीडी मॉडल एंड यूएन मॉडल के बीच में, ठीक है। तो अपना फाइनली जो है मॉडल टैक्स कन्वेंशन वाला पूरा चैप्टर खत्म हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि मॉडल टैक्स कन्वेंशन में क्या दे रखा है, मॉडल टैक्स कन्वेंशन के अंदर डीटीडब्ल्यू की बेसिस पे डीटीडब्ल्यू में जो आर्टिकल्स दे रखे हैं, जो अपने काम के हैं वो बता रखे हैं। तो जो आर्टिकल्स जो है अपने को डिस्कस कर रखे थे डीटी के कोर्स में थे, वो मैंने आपको जो है डिस्कस कर दिए। तो वैसे तो 32 आर्टिकल होते हैं, वैसे इधर 32 आर्टिकल होते हैं, इधर 31 आर्टिकल होते हैं। लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट थे, जो आपके लिए एग्जाम के लिए रेलेवेंट थे, वो सारे के सारे आर्टिकल्स अपन ने क्या करे, डिस्कस कर लिए। वो सारे के सारे आर्टिकल जो है अपन ने क्या करे, 2 पेज के अंदर डिस्कस कर लिए। अब आप समझ सकते हो कि भाई 2 पेज था, ठीक है ना। रिवाइज करने में आपको 2 मिनट लगेंगे, लेकिन समझाने में मुझे 40-50 मिनट लग गए, ठीक है ना। तो अब जो है आप इसको क्या कर सकते हो, 2 मिनट के अंदर आराम से रिवाइज कर सकते हो। और मॉडल टैक्स कन्वेंशन क्या था, सिंपली डीटीडब्ल्यू के अंदर जो आर्टिकल दे रखे होते हैं उनका डिस्कशन था। तो डीटीडब्ल्यू के जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 1 हमेशा पर्सन को कवर करेगा, आर्टिकल नंबर 2 टैक्स को कवर करेगा। तो ये जो सीक्वेंस है और ये जो नाम है ना, सेम ही रहता है। ये जो सीक्वेंस है और ये जो नाम है सारे डीटीडब्ल्यू में क्या होता है, सेम रहता है। तो अगर प्रैक्टिकली आप जो है इंडिया का किसी दूसरी कंट्री के साथ डीटीडब्ल्यू देखना चाहते हो तो देख लेना, ये जो है फॉर्मेट आपको सेम मिलेगा, ये जो है आपको फॉर्मेट सेम मिलेगा, ठीक है ना। तो ऑलराइट, अपना जो है मॉडल टैक्स कन्वेंशन एमटीसी जो है पूरा खत्म होता है।